The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 164 में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लगातार 164वें दिन 164वें एपिसोड में आपके समक्ष हाजिर हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास, बहुत ही युवा चित्रकार हमारे साथ इस शो में हैं जो उत्तराखंड के पौड़ी से हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे उत्तराखंड के पौड़ी के हमारे संजय कुमार जी से, जो हमें कला शिक्षा के बहुत सारे आयामों पर हमसे चर्चा करेंगे और हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। साथ ही हम उनकी कुछ खूबसूरत सी पेंटिंग्स देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से कला के क्षेत्र में आए और इस विभाग में आने के बाद कला शिक्षक के रूप में उनका अनुभव क्या रहा और वो किस तरह से अपने बच्चों के साथ इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं संजय कुमार जी से, जो इस वक्त हमारे साथ पौड़ी से लाइव हैं, और साथ में मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी, मिर्ची बाबा जी ने पुकारते हैं प्यार से, मुंडेश्वर से, जहाँ इस वक्त हिमपात हुआ था अभी कुछ दिन पहले। तो स्वागत है सर आप दोनों महानुभावों का। सर सभी को प्रणाम। सर सभी को प्रणाम। द टीचर्स के 164वें एपिसोड में मेरे को ये मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और डीएन सर का, डॉक्टर डीएन सर भट्ट का भी, और मुकेश प्रसाद सर बोगना सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो संजय भाई, मुझे हाँ सर, हम इस शो की शुरुआत हमारे साथ में अभी थोड़ी देर में गिरीश जोशी जी भी जुड़ जाएंगे, जो कि सीसीआरटी के पूर्व निर्देशक रह चुके हैं, और शिक्षक साथी हमारे हेमंत बिस्टी जो सेवानिवृत्त हो गए हैं और जाने हमारे उद्घोषक रहे हैं। अच्छी कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, साहित्यकार भी हैं, खिलाड़ी भी रह चुके हैं, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ में। और हम सामान्य रूप से हमारा एक वो है कि हम एक सेगमेंट इसमें होता है कि हम दर्शकों से एक सवाल पूछते हैं जो गिरीश जोशी जी पूछते हैं, और उस सवाल के विजेता को माया ऑप्टिकल की तरफ से एक धूप का चश्मा भी भेंट किया जाता है उपहार स्वरूप। तो अभी उनको मेरे ख्याल है अभी वो लोग जुड़े नहीं है, तो हम शुरुआत करते हैं आपसे ही। हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में स्वयं बताएं, कैसे आप, कहाँ आप बड़े हुए, कहाँ आपने स्कूली शिक्षा ग्रहण की, कैसे आपने उच्च शिक्षा ग्रहण की, फिर कैसे आप शिक्षक बने, कला के क्षेत्र में आप कैसे आए, इन सब के बारे में विस्तार में आप अपनी बात को आप स्वयं रखिएगा, आप रखें। सर जैसे कि अभी आप बहुत सारे आपके मैंने प्रोग्राम देखे हैं सर, उसमें मैंने देखा कि काफी लोग बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे थे, पर मेरा जो जीवन था ना सर, वो एकदम निम्न पढ़ाई के स्तर में चंचल मन और निम्न उसका रहा कि चंचल मन रहा और मनमोजी टाइप का मेरा बचपन था सर। और बस ये था कि कला के प्रति मेरा बहुत
बाल्यकाल की अवस्था से ही मैं आकर्षित रहता था। और मेरी जो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो कि मैं सर, मेरा जन्म हरिद्वार की पावन धरा पर हुआ 1987 में। पिता सर सुखराम सिंह थे, माता महादेवी जी थी। है मतलब मैं एकदम साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, जहाँ मेरे पापा जीविका के लिए, मेरे पिता एक छोटी सी दुकान में के सहारे परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण करते थे। और सर मैंने जो मेरा बचपन क्या कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, क्योंकि ज्यादा हम लोग वैसे थे नहीं, और मैं पढ़ाई के चंचल स्वभाव और मनमोजी स्वभाव के चलते मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरा कम मन लगा करता था सर, जिस कारण मेरी जो शैक्षिक स्तर है सर 10+2 तक, वो ज्यादा अच्छा तो नहीं था सर। पर एक क्या है कि कला के प्रति मेरा एक विशेष आकर्षण था, जो कि ये चीज मेरे पापा मुझे देखते थे। और वो वैसे शिक्षण में तो वो पापा बहुत चिंता करते थे कि यार ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पर मेरी जो कलात्मक रुचि थी वो शायद वो देखते थे, तो उससे आप उसको कहते थे कि आत्मसात किया, इसको कला के क्षेत्र में जाना चाहिए तेरे को। और वो काफी स्टोरियां भी सुनाते थे मेरे को कि ऐसे ऐसे अच्छे आर्टिस्ट बहुत लोग होते हैं जो कि अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, महंगी बिकती हैं उनकी, तू इस फील्ड में जा सकता है। क्योंकि शायद वो जो मेरी कॉपी वगैरह थी तो सब में लाल निशान लगे होते होंगे, और आर्ट की कॉपी में गुड, वेरी गुड मिलता होगा, तो इसलिए शायद वो पापा मेरे को इस हमेशा प्रेरित करते थे। जबकि हरिद्वार में कला का जो बहुत ज्यादा बोलबाला नहीं है। अब सर कला जब मेरा 10वीं तक पहुंचा तो मेरा जो शिक्षण था वो बहुत अच्छा तो था नहीं, और मैंने फिल्म में क्या कहते हैं, मेरा काफी हद तक जो मेरा जीवन, मैं कहूंगा कि जो तारे जमी पे फिल्म आई थी उसके मिलता जुलता ही है करीबन करीबन, क्योंकि पढ़ाई में मन ज्यादा लगता नहीं था, और खेल कूद और मस्ती। जो 10वीं तक का जो 10वीं में मैं बहुत निराश हुआ अपना रिजल्ट देखकर, और मैंने पढ़ाई को छोड़ने का मन बना लिया था, जिससे मेरे पिताजी बहुत दुखी हुए। किंतु कुछ समय के बाद मैंने फिर दोबारा से पढ़ाई करने का मन किया कि यार मेरे को पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो इस जीवन में कुछ नहीं है, पढ़ाई नहीं है तो कुछ नहीं है, ये सोच के मैं फिर दोबारा पढ़ाई के लिए मैंने अपने पिताजी से कहा। तो उन्होंने मुझे जब मैंने पापा को कहा कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने दूरस्थ शिक्षा के सहायता से +2 मेरा पास कराया। और सर वो मेरे को हमेशा उसी के लिए, कला के लिए प्रेरित करते थे। तो मैंने फिर तत्पश्चात मैंने सर्च किया कि फाइन आर्ट एक आर्ट में होता है और एक ड्राइंग इन पेंटिंग होता है, 2 कोर्स होते हैं सर इसमें। तो फाइन आर्ट जब मेरे को पता चला, पर मेरे को वहां पे कोई ये बताने वाला नहीं था कि आर्ट और फाइन आर्ट में क्या अंतर है। तो पर मेरे एक दोस्त है प्रकाश भट्ट, उसने मुझे बताया, और उसके साथ मैं प्रयास करते हुए दिल्ली घुमा, दिल्ली के कॉलेजों में गया। तो वहां पे देखा सर ये तो बहुत समृद्ध विषय है सर, इसमें तो लोग मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और हम तो अभी यहाँ से आए हैं, कैसे होगा क्या होगा, ये सोच के मैं सर बाकी सारे तो रास्ते में एक मोदी नगर पड़ता है सर। मोदी नगर में इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट है, जहाँ पे मेरी मुलाकात एस.के. रॉय सर से हुई। उन्होंने मेरा एक एक स्टिल लाइफ मुझे बनाने को कहा, एक टेस्ट लिया छोटा सा, और मुझे फाइन आर्ट में एडमिशन दे दिया, जो कि मेरे जीवन का एक नया जैसे जन्म होता है ना, एक वो हो गया, क्योंकि पढ़ाई में तो मैं बहुत अच्छा था नहीं, और फाइन आर्ट में मिल गया, एक मेरा जो सब्जेक्ट था, मेरा रुचि थी, उसी में मेरे को एडमिशन मिल गया। तो ये मेरे को बहुत ही मतलब नया जन्म हुआ एक तरीके से मेरा। और सर फिर वहां पर जैसे हनुमान जी, रामायण में हनुमान जी को जामवंत जी मिले, उसी प्रकार मेरे को मेरे गुरु किरण सिंह चौहान एवं राकेश लाभ सर मिले, जिनके सानिध्य में मैंने अपनी को कला प्रेक्षण शुरू कर दिया। और जिस प्रकार निर्देशन शुरू कर दिया, और मेरी कला का श्री गणेश हो गया वहां से सर। मैंने वहां से शुरुआत करी एक तरीके से कला की। इसमें मैं अपने पापा को बहुत योगदान दूंगा, जिन्होंने मेरे को हमेशा प्रेरित किया, जबकि वो जानते थे कि ये और सब्जेक्ट में नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बहुत लोग हैं कि बहुत अच्छा करते हैं, अपने गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, टॉपर होते हैं, कोई मेडिकल फील्ड में जाने वाला होता है और फिर आर्ट में जाता है। मैं तो सिर्फ आर्ट के सिवा शायद मुझे लगता है
कि वो कहीं जा ही नहीं सकता था, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर आप बना सकते हैं, मगर कलाकार बना नहीं सकते। कलाकार जन्म से ही पैदा होता है। अब सर मेरा प्रयास जो रहा कि मैं रचना, मतलब बहुत सारे मेरे गुरु ने मेरे को बहुत सारे काम कराया, मगर इसमें जो मेरे को गुरु ने मेरे को बहुत सारा काम कराया, जिसमें मेरे को अकादमिक गतिविधियों में चित्रण किया, पर मेरा जो चित्र का विषय वस्तु मेरा प्राकृतिक चित्रण ही रहा। क्योंकि सर नदी, पर्वत, पहाड़ मेरे जीवन का हिस्सा थे। इन्हीं विचारों के साथ मैं निरंतर सफर करता रहा, जिसकी वजह से मेरे जो काम है, पेंटिंग्स हैं, उसमें यही सब चीजें रहती हैं। और जब मैं देवभूमि उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी भावनाओं के साथ, जब मैंने गुरु के साथ रखा, तो उन्होंने मतलब पहले तो बहुत खुश हुए, और उन्होंने अनेकों विधाओं में, मतलब अनेक तरीके होते हैं, जैसे सर आर्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑयल पेस्टल, ड्राई पेस्टल, पेंटिंग, एक्रेलिक कलर, इन सब में मुझे कार्य करवाया, पेंटिंग का काम कराया। अब सर मेरे जो गुरु ने एक इसमें ना शैली आर्ट में, हाँ सर। मैं आपको माफी के साथ थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ। आप बड़े फ्लो में बहुत खूबसूरती से अपनी बात रख रहे थे, और सच्चा कलाकार जैसे कि अपनी बात रखता है, लेकिन बहुत सारे कमेंट हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उन पर जरूर जाना चाहूंगा। क्योंकि अमित सिंह रावत जी कह रहे हैं कि चंचल मन वाले बहुत कुछ अलग कर जाते हैं, और मनोहर चमोली मनु कह रहे हैं कि चंचल मन के संजय जी का स्वागत है। तो थैंक यू सर। धर्मवीर नेगी जी हैं हमारे साथ, अशोक कुमार प्रधान जी हैं उड़ीसा से, नवीन भट्ट जी हैं, नवीन यादव जी हैं, अपूर्व पंत जी हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, कश्मीर से फरीदा शेख मैम है, शोक मैम है जो स्वागत कर रही हैं, राहुल सैनी जी हैं, संगीता बिष्ट जी हैं, शिवांगी पाठक जी हैं, और बहुत एक लंबी लिस्ट है, रविशंकर गोसाई जी, प्रभात उप्रेती जी, दीपक रावत जी, कंचन जमलोकी, देवशाली जी, विनय रावत जी, ये सब लोग आपको नमस्कार भेज रहे हैं, याद कर रहे हैं। और जैसा कि बोगड़ा सर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे इस कार्यक्रम का जो सेगमेंट में हम एक सवाल पूछते हैं शुरुआत में, जो दायित्व तो आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी का है, और उन्होंने सवाल भेजा है, किसी कारण से वो अभी तक लाइव नहीं आ पाए हैं शो में। जैसे ही आएंगे वो हमसे जुड़ेंगे वो आपसे सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल हम उनका सवाल दर्शकों से करते हैं। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देने वाले दर्शकों को माया ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा चश्मा, जैसा कि आपने पहना हुआ है इस फोटो में देख रहा हूँ संजय जी, ऐसा ही एक खूबसूरत सा चश्मा जो है मिलेगा, और सब वैसे ही खूबसूरत दिखेंगे जैसे संजय सर दिख रहे हैं इस फोटो में। पोस्टर में आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे आप पोस्टर में देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको चश्मा जीत के खूबसूरत दिखना है तो इस सवाल का सही जवाब दीजिए। सवाल स्क्रीन पर लाइव है और मैं पढ़ दे रहा हूँ आप सबकी सुविधा के लिए। क्षमा चाहूंगा। किस क्षेत्र के कौन से व्यवसायी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित व्यवसाय में संलग्न अपने को देवताओं से वरदान प्राप्त व्यवसायी के वंशज मानते हैं? बड़ा जोरदार सवाल है। जोशी जी बहुत पढ़ते हैं, रात दिन किताबें उनके सिराने में और दाएं बाएं रहती हैं, तो उन्होंने ये सवाल पूछा है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ आप सबके लिए कि किस क्षेत्र के कौन से व्यवसायी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित व्यवसाय में संलग्न अपने को देवताओं के वरदान से प्राप्त व्यवसायी के वंशज मानते हैं। तो ये एक सवाल है, इसका जवाब आपको देना है, और सबसे पहले सही जवाब देने वालों को माया ऑप्टिकल्स की ओर से एक बहुत खूबसूरत सन गॉगल मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप संजय सर की तरह खूबसूरत दिखेंगे। तो खूबसूरत संजय सर को, चंचल संजय सर को हम फिर एक बार स्क्रीन पर लाते हैं, बड़ी स्क्रीन पर लाते हैं, और उनसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे को होस्ट आदरणीय मुकेश प्रसाद बोगुणा जी और मिर्ची बाबा साहब जी। सर अब सर इसमें आती है अपनी एक मौलिक शैली का विकास करना अच्छा होता है। संजय सर थोड़ा आपका लैपटॉप थोड़ा सा नीचे करिएगा ताकि आपके ऊपर जो स्पेस ज्यादा हो रहा है। हाँ जी जी, अब आप और बेहतर दिख रहे हैं, और थोड़ा नीचे करिएगा। जी जी, बस 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 बस, हाँ बस बस, वाह मजा आ गया, क्या बात है। चलिए सर। सर कला में एक मौलिकता होनी चाहिए अपनी, एक मतलब एक स्टेज पे आके आपको मौलिक शैली का होना चाहिए जिसमें आपको पहचान मिलती है। तो सर मेरे गुरु ने मेरी मनोदशा या मेरी भावनाओं को समझकर मुझे घनवादी शैली में चित्रण करने को प्रेरित किया सर। और घनवादी शैली जैसे आप समझते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को का
हम अपने काम में लाके उस पे पेंटिंग बनाते हैं। और जो कि आप सब जानते हैं, संपूर्ण प्रकृति, मतलब कला में माना जाता है कि संपूर्ण प्रकृति के में जो 3 मूलभूत आकार हैं, जिसको त्रिभुज, वृत्त और वर्ग के नाम से आप जानते होंगे सर। ये प्रकृति की सभी जड़ व चेतन आकृतियां जितनी भी बनेंगी, उनका ये मूल है। और इसमें मुझे काम करने को कहा, और जिसे मैंने आत्मसात करके और अपना मतलब मेरे काम को सुधार कर करके मैं मतलब आज यहाँ तक पहुंचा हूं सर। और इसमें मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत पेंटिंग्स की, और यह प्रक्रिया कला के परम सत्यम शिवम सुंदरम के सदैव उन्मुख रहती है सर। जी जी, आप जारी रखिए अपनी बात को, आप जारी रखिए। अच्छा सर। जी सर, कला में क्या होता है कि अब मेरा जो जीवन, पेंटिंग शुरू करी, पेंटिंग करी, मगर 2000 मतलब 4 साल का ये बीएफए का कोर्स था, अब कंप्लीट कर दिया। इसके बाद मैंने जो साथी लोग हैं जो 3 साल का कोर्स करके कहीं अपनी नौकरी करने लगे, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए में, वो क्या कहते हैं, अपना मतलब पैसा कमाते थे। अब मेरे पापा को थोड़ा सा किसी ने पिंच किया होगा कि भाई ये बच्चा करेगा क्या, कहते हैं आर्ट में कुछ होता तो है नहीं है, दीवार पोतने का काम करेगा कि क्या करेगा। मुझे कहा कि भाई संजय, अब सर प्रेरित तो मुझे बचपन से किया, मगर लोग जब बोलते हैं तो लगता है पिता को ना, अब तो प्रेरित किया। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझसे बोला कि सर संजय, तू अब आगे क्या करेगा, तेरा 1 साल रह गया है, तो मैंने क्या कहते हैं, मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूं। और मैंने सर 2011 में ब्लू लोटस प्रोडक्शन हाउस है फिल्म लाइन का, उसे मैंने ज्वाइन किया सर। वहां पर मैंने क्या कहते हैं, काम कैसे मतलब बहुत जल्दी काम कैसे किया जाता है। अब कॉलेज टाइम में थे तो हम 1 हफ्ते में एक पेंटिंग बनाया करते थे, उसमें भी थक जाते थे, चूर हो जाते थे। तो मगर क्या कहते हैं, वहां पर तो फटाफट काम करना है। कई बार जब इवेंट आ रहा है, शो आ रहा है, तो रात रात जग के काम करना है, पेंटिंग करनी है, मतलब स्टेज तैयार करना है। वो सब मैंने वहां पे बहुत काम को किस तरह हम जल्दी कर सकते हैं, ये सीखा मैंने। और सर इसके साथ साथ मैंने वहां पे 10 वर्ष लगातार काम किया सर। क्या सॉरी सर, मैं एक साल तक मैंने वहां पे लगातार काम जब किया, तो मेरा जब मन उसमें नहीं लगने लगा, मन नहीं लगा सर। मैं पेंटिंग नहीं कर पा रहा था वहां पे, क्योंकि वहीं का इतना काम हो जाता था। अब घर पे आके थक जाना होता था, कुछ काम नहीं कर पाता था मैं अपना, तो मेरा मन के बाद नहीं लगा वहां पे। तो मैंने वहां पे अपने जो सीनियर बॉस को बोला, मैंने कहा सर मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं जाना चाहता हूँ। तो सर मुझे उनकी याद है बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने पहले पूछा कि क्यों नहीं मन लग रहा तेरा, क्या करना, क्या हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पेंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा मन नहीं लग रहा है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली जो मैं अभी भी याद रखती है, कि पेंटिंग इज अ लाइक अ स्वीट, पेंटिंग एक मिठाई की तरह होती है। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मिठाई की तरह होती है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कैसे सर, कि अगर हम मिठाई से पेट भरना चाहेंगे तो बहुत बहुत मुश्किल है, मगर बहुत बढ़िया, मगर क्या कहते हैं, अगर खाने के बाद अगर मिठाई मिल जाए तो जायका नवाबी हो जाता है सर। बिल्कुल सही, बहुत सही। ऐसे ही पेंटिंग का है कि अगर आप पेंटिंग से पेट भरना चाहेंगे तो आपकी पेंटिंग में मार्केट का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। और आपका पेट भरा हो इन द सेंस, मतलब आपको थोड़ा बहुत काम हो, पैसा हो आपके पास, और उसके बाद आप पेंटिंग करते हैं, तो आप अपने उसमें स्वतः मतलब खुल के वर्क कर सकेंगे और अपनी भावनाओं को अपने कला के माध्यम से व्यक्त कर सकेंगे। तो फिर मैंने फिल्म लाइन का जो एक काम, पूरा साइड का पूरा काम कंप्लीट करके, फिर मैं वहां से छोड़ के अपना टीचिंग लाइन में आया। अब टीचिंग लाइन में मेरे को शुरू में ही बाबा राम, हरिद्वार में स्थित एक आचार्य कुलम है बाबा रामदेव जी का, वहां पे उनके सानिध्य में मुझे शिक्षण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने वहां पे बच्चों को जब काम सिखाया तो मुझे बहुत सुख, आत्मिक मतलब जो एक सुख का अनुभव हुआ कि यार बच्चों के साथ मैं मतलब कैसे जुड़ पाता था, वो खेल पाता था,
काम कर पाता था, पेंटिंग कर पाता, जिस कारण से सर मैंने बहुत, इसके साथ साथ मेरे ना कला की बहुत सारी गतिविधियां भी मैंने करी। और तब अब मैं पेंटिंग भी कर रहा था, आर्ट एग्जीबिशन भी कर रहा था, तो मुझे बहुत मतलब इसमें बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मेरे अथक प्रयासों के साथ मेरे को एक सरकारी नौकरी का मतलब अध्ययन के बाद मेरे को सरकारी विद्यालय में अध्यापन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां मैं वर्तमान में कार्यरत हूं और अनेक पेंटिंग एग्जीबिशन और इसके साथ साथ काम भी करता हूं, अपना पेंटिंग भी करता हूं और बच्चों के साथ में मतलब लगा रहता हूं। इसके साथ साथ मैंने अभी ही रिसेंटली 2 अक्टूबर जो अभी 2 अक्टूबर 2020 में महात्मा गांधी जी का जो वर्षगांठ बनाई गई, उसमें मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन हुई, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट दिल्ली में मेरी एग्जीबिशन हुई, जो कि मेरे लिए बहुत एक अचीवमेंट की बात थी। और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी जगहों पे एग्जीबिशन की। अभी कुछ समय पहले एक नेचर लव पे भी मैंने पेंटिंग करी, जो कि ऑनलाइन एग्जीबिशन थी। और कुछ समय पहले ही मुझे एक आनंद आर्ट मिशन है हरिद्वार में, वहां पे मुझे सम्मान मिला। जैसे अभी आपको दिखाएंगे सर, गांधी जी की मैंने पेंटिंग करी, जो कि एक मेरी मौलिक शैली है सर, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में मैं अपने सारे चित्र में ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बनाता हूँ, जिसमें कि मैंने आपको बताया ही था, जो कि घनवाद शैली से प्रेरित है जी। सर इसके अलावा मैं आपके मित्र राहुल सैनी जी, आप बात करिए, अब आ गए, ठीक। मनोहर चमोली मनु जी ने बड़ी जोरदार टिप्पणी भेजी है, कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने परिवार में कहानियां सुनी हैं वो आज संवेदनशील हैं और अराजकों के बीच आप जैसे शिक्षक स्पष्ट आभा में चमकते हैं। बिल्कुल चमोली जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि साहित्य और शिक्षा का बड़ा नज़दीक का रिश्ता है। और ये सारी कलाएं, चाहे वो रंगमंच हो, संगीत हो, नृत्य हो, चित्रकला हो, ये सब एक दूसरे से ऐसी गुथी हुई हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। सर ये सब दृश्य कला का एक पार्ट है। हाँ, ये ऑडियो विजुअल और विजुअल ये सब मिली जुली हैं। उन्हीं में से एक ये कला है जिसके आप मर्मज्ञ हैं, जिसके आप माहिर हैं। अनुराधा मनोज पांडे जी आपको बहुत प्रशंसा आपकी कर रही हैं और बहुत सारे मज़ेदार बातें उन्होंने लिखी हैं। और प्रभात उप्रेती सर, जो कि बहुत कम सकारात्मक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, माफ़ी के साथ, कह रहे हैं कि गहरे रंग में हमारे संग अवचेतन में प्रवेश करने लग रहे हैं आप। तो ये बहुत बहुत गंभीर टिप्पणी उन्होंने भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद उप्रेती सर। और हम अभी उनके कुछ चित्र भी देखेंगे। और आज हमारे साथ इस शो में एक बहुत ही खास एंकर हैं सर, जिनके बारे में मैं अभी दर्शकों से मिलवाऊंगा। और बहुगुणा जी, आप भी चमत्कृत रह जाएंगे और हमारे आज के मेहमान भी कुछ ही क्षणों बाद वो हमसे मिलेंगे। मेरे साथ हैं इस वक्त मेरे पास बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से हैं और हमारे शो के कभी मेहमान हुआ करते थे, आज मेजबान के रोल में रहेंगे अब से कुछ ही देर बाद। लेकिन उनके आने से पहले मैं कुछ पेंटिंग्स लाइव स्क्रीन पर ले रहा हूँ और वो संजय सर की पेंटिंग्स है। और मैं संजय सर से चाहूँगा कि वो थोड़ा सा मेरे जैसे अल्पज्ञानी शिक्षकों को बताएं कि इन पेंटिंग्स के माध्यम से वो क्या क्या बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब कलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो हम आप जैसे मानवज्ञों से सीख रहे हैं सर। इस शो का मकसद ही यही है कि जो सरकारी और असरकारी शिक्षक हैं उनके माध्यम से हम नए शिक्षकों को भी इन कलाओं की तरफ मोड़ें, तो ताकि वो इस तरह की चीज़ों को अपने काम में इस्तेमाल करें। तो ये एक पेंटिंग है सर आपकी, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यही लॉकडाउन में मैंने पेंटिंग बनाई थी, जो कि मेरी अपनी मौलिक शैली है सर। घनवाद शैली में मैं काम करता हूँ, जिसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। जो गांधी जी का चेहरा है, चाहे उसको बहुत जूम करके भी देखोगे तो वहां पे भी एक छोटा स्क्वायर या सर्कल या ट्रायंगल दिखाई देगा। ये इस शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी शैली में काम किया है सर। ये मेरी एक एग्जीबिशन लगी थी रविंद्रा भवन में सर। वहां पर राम सुतार जी हैं, जो कि बहुत नॉमिनेटेड आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है। उनके साथ मेरे को मेरी काम को दिखाने का, अपने काम को बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सर। इससे भी जुड़ी एक बहुत अच्छी कहानी है सर, जो कि मेरे को अभी भी याद है। अगर आप तो मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एग्जीबिशन की सब लोग अपनी तैयारी चल रही थी और सब लोग अपनी अपनी पेंटिंग को दिखा रहे थे।
और अचानक ये सर आए, जब आए तो इनकी जो चप्पल सर जैसे होती है ना, वो चप्पल इन्होंने पहन रखी थी, उसमें भी पीओपी की छींटें पड़ी हुई थी, जो कि काम कर रहे होंगे और छींटें उनके चप्पलों में पड़ी हुई थी। और जब जैसे ये एक गैलरी के अंदर घुसे और सारी भीड़ एक तरफ और इनके पीछे खड़ी हो गई, और सब लोग कोशिश करते सर हमारे काम को देखें और हमारे को टिप्पणी करें। तो मैंने ये देखा सर, अगर आप अपनी सफलताओं से सजे हुए हो तो आपने क्या पहन रखा है, क्या नहीं पहन रखा, उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये चीज मेरे को हमेशा इनकी प्रेरणा देती है कि आप अपनी कपड़ों से नहीं, आपकी सफलताओं से पहचाने जाते हैं सर। ये उस एग्जीबिशन में का ही दृश्य है जिसमें मैं भी कुछ काम को देखें और टिप्पणी करें। तो हमारे बीच आज के जो हमारे स्पेशल एंकर हैं डॉक्टर स्वर्ण रावत जी हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से। हम स्वर्ण सर का स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। और संजय सर का सौभाग्य है कि स्वर्ण रावत सर उनसे रूबरू होंगे कुछ ही देर बाद, हम सबका सौभाग्य है। लेकिन एक सवाल उससे पहले आया है, और सवाल आप दोनों से जुड़ा हुआ है, स्वर्ण रावत सर से भी और संजय सर आपसे भी, क्योंकि आप दोनों कॉमन इस फील्ड में काम कर चुके हैं। सवाल विनय रावत जी का है। वो पूछते हैं कि संजय जी से एक सवाल है, फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने हाथ आजमाया है, लेकिन वर्तमान समय में स्कूल के माहौल और बॉम्बे के माहौल में आप क्या फर्क रखने का प्रयास करते हैं अपने व्यवहार से छात्र छात्राओं के बीच? तो ये आपका भी सवाल है, और इसमें मैं चाहूंगा कि हमारे आज के जो स्पेशल हमारे एंकर हैं वो भी इस पर टिप्पणी डालेंगे। जी सर। मुंबई का जो है सर, वहां तो बहुत भागम भाग वाली जिंदगी है सर। बहुत आप मतलब वहां पे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जितना जल्दी हो सके काम कर सकते हो, मतलब काम करके दे दो, उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पर सर सुकून है, अपना पेंटिंग कर सकते हो, जो आत्म सुकून मिलता है ना पेंटिंग करना और बच्चों को पढ़ाते हुए। और सर जब बच्चे आपके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं ना, बच्चे आपके साथ जुड़ के काम करते हैं, तो सर कितना अच्छा लगता है सर। इसका तो मैं आपको शब्दों में क्या बताऊं सर। ये जो सुकून है ये यहाँ पे कहीं नहीं मिल सकता। बच्चों के साथ जो आप शिक्षण या पेंटिंग करते हैं ना सर, वो बहुत ही मजा आता है उसमें। स्पेशली विनय जी का जो ये सवाल जवाब दे दिया मैंने। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। जो मासूमियत उन बच्चों में होती है, हाँ जो सर। इनोसेंसी होती है, वो तो सवाल ही नहीं है उस माया नगरी में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरे में क्या है कि आप एक यंगर जनरेशन के साथ जो है ना इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ हाँ सर। आपका कहीं न कहीं रूबरू होना होता है, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो भी एक हाँ अहम है। सर। हम्म। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मैं बच्चों को सिखाता कम हूँ, सीखता ज्यादा हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक तरह का आदान-प्रदान है, ये टू वे हाँ सर कम्युनिकेशन है। बिल्कुल। हम ये नहीं है कि हम सीखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और सर बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। इतने शार्प ऑब्जर्वर होते हैं, मैं हाँ आपको क्या सर। बताऊँ। एक बार हम एक कोई सेशन कर रहे थे, तो मेरे साथ एक मैडम भी थी। उस दिन कुछ घर में खटपट हो गई उनकी, और वो हम्म। भरसक कोशिश कर रही थी। जैसे आए तो बच्चों ने एकदम से भांप दिया, मैडम क्या हो गया मैडम आपको? और बस शी स्टार्टेड क्राइंग। मतलब बच्चों को ना पता लग जाता है कि नहीं, आज वो बात नहीं है जो पहले थी। तो मैं सर बिल्कुल बच्चे। ब- बच्चे तो आपकी आंखों से समझ जाते हैं। वो इतना यस, ऑब्जर्व करते हैं यस। कि आज जो टीचर है कि गुस्से में है कि प्यार के मूड में है, आज हम शरारत कर सकते हैं और सर कुछ नहीं कहेंगे, ये भी है, या आज डांट जी। सकते हैं। वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको देखते ही समझ जाएंगे। और अगर वो आप गुस्से में हो, तो वो एकदम वो कर लेंगे कि कहते हैं आज सर गुस्से में है, कैसी बात करनी है, और प्यार में है तो कैसी बात करनी है। ये बच्चे आप इतना अच्छा फेस एक्सप्रेशन कोई और कर ही नहीं, जज ही नहीं कर सकता जितना बच्चे करते हैं। हम्म। और उनको ये चीज बहुत छोटी उम्र में ही आ जाती है। जी। सर मुझे अब भी याद है कि जैसे सर मैं बच्चों के साथ कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ, अपना स्कूल में भी कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, ड्राइंग वगैरह। तो सर अभी मैं एक वॉल पे पेंटिंग कर रहा था, तो पेंटिंग करते करते हुआ कि एक बच्चे मतलब आगे लग जाते हैं सर साथ में ही कि हाँ सर हम भी ये करें, हम वो करें, हम पानी लाएं या कलर। सर तो एक बच्चा आके बोला सर मैं पेंटिंग आपके साथ। मैंने कहा करना, क्या दिक्कत है? तो बोला कि
कि ठीक है, तो पेंटिंग जब करने लगा तो सर जब वो लगाने लगा वो, तो सर खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा यार खराब हो जाएगी तो मैं हूं ना, तू चिंता क्यों कर रहा, कर। और उसने डर डर के वो पेंटिंग करी, और उसके बाद सर मजे करते करते अच्छा करने लगा और गाना गाने लगा सर। तो उनके क्या साथ बात। वो मजा आता है ना सर, वो बहुत आप कहीं मतलब कितने भी पैसों में खरीद नहीं सकते सर, और कितनी भी नहीं लाइफ नहीं, स्टाइल ये में तो नहीं ये जी तो सकते। हाँ, दैट्स ट्रू, बिल्कुल। और सर मैंने तो देखा है कि जैसे मैं जो कला में सिखाता हूँ ना, जाता हूँ, बच्चे मेरे साथ एक साथ घुल मिल जाते हैं, खेलने लग जाते हैं कि आज सर क्या सिखाएंगे। अरे मेरा तो जाते ही एक डायलॉग होता है, क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं ना कि पेंसिल को बहुत दबा के चलाते हैं और जल्दी करते हैं। तो मैं कहता हूँ, जाके बोलता हूँ जल्दी का काम, बच्चे कहते हैं शैतान का, हल्ला मार के। और फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि चल तो इस तरीके से हमें अपनी क्लास को एकदम मोटिवेट करता रहता हूँ। आऊंगा आपके स्कूल में एक दिन, बगल में, ज्यादा दूर नहीं है मेरे यहाँ से, मेरे ख्याल है 1.25 घंटे का रास्ता है। आऊंगा मैं आपके हाँ, स्कूल में नहीं एक सर, दिन। आप तो जो आपका रास्ते का मार्ग है वो वहां पे रास्ते में ही पड़ता है एक तरीके से मेरा स्कूल सर। हाँ, मैं मैं तो आऊंगा आऊंगा मैं वहां पे आप आऊंगा मिलने के लिए आपके। आपके तो मित्र भी वहां पर हैं ही हैं। और विनय रावत जी ने जो सवाल पूछा है, मैं अपने भट्ट जी को बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि विनय रावत जी यही सतपुली में व्यायाम शिक्षक है, लेकिन कला में बहुत रुचि लेते हैं। और हाँ सर। शिक्षक इसमें टीचर शो के लिए कुछ शिक्षकों का परिचय, संजय भाई का भी परिचय इन्होंने दिया, इससे पहले भी 2-3 लोगों का परिचय ये लेके आए हैं, और भी कला के क्षेत्र में लगे रहते हैं। जी धन्यवाद सर बोगड़ा सर। और लगातार टिप्पणियां हमारे बीच आ रही हैं। रमाशंकर डिमरी जी सभी को नमस्कार कर रहे हैं, और दुर्गेश, जीतू जी, मनमोहन चौधरी जी अल्मोड़ा से, अरुण जोशी जी, बहुत सारे दर्शक हैं, गोकर्ण बमराड़ा जी, लक्ष्मी पाल जी, मोहन चौहान जी, सचिन बिष्ट जी, शिवम दीपक चंद्रा जी, धर्मवीर नेगी जी, डाइट हमारे देहरादून के प्राचार्य आदरणीय राकेश जुगरान जी, हरीश चंद भट्ट जी, एक लंबी लिस्ट है। मैं लगा धीरे धीरे इनके जो टिप्पणियां हैं उनको लाइव कर रहा हूँ। महेंद्र प्रताप जोशी जी, के एन जोशी जी, लगातार ये उत्साहवर्धक और पॉजिटिव कमेंट्स के साथ हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो हम फिर से चलते हैं संजय सर की पेंटिंग्स की दुनिया में। और मैं संजय सर से अनुरोध करूंगा कि जो जो पेंटिंग स्क्रीन पर लाइव होती जाएंगी उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताते जाएंगे, जिससे कि हमारी समझ बढ़े चित्रकला के प्रति। क्योंकि इस शो को हर विषय के शिक्षक देखते हैं, पूरे देश के शिक्षक देखते हैं, तो हम उस तरफ जाना चाहेंगे। तो ये आपने इस पर बात की थी। अब मैं अगली पेंटिंग आपकी इसको आगे बढ़ा रहा हूँ सर। इस पर आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि आदमी कपड़ों से व्यक्तित्व नहीं बनता, काम से व्यक्तित्व बनता है। बिल्कुल, हम अगली पेंटिंग्स की ओर जाते हैं। वाह हाँ सर। सर ये पेंटिंग है कि फोटो है? सर पेंटिंग ही है सर। सर मेरा ये कमाल है शुरुआत के सर। ही वर्क है सर, भट्ट जी, इसमें इसको मैंने जरा सर। फुल स्क्रीन पे कर दें। आप मेरे को हटा दें और इसको फुल स्क्रीन पे कर दें फोटो। हाँ, जी ये जी। अब सर अच्छा ये लग रहा है। आप बताइए इसके बारे में सर। सर ये मेरी पेंटिंग है, साधना नाम है, साधना मतलब मेडिटेशन है सर इसका टाइटल। और सर मैंने इसमें एक ही कलर का यूज किया है, मोनोक्रोम में पेंटिंग करी हुई है, और अपनी जो मौलिक शैली है जिसमें चित्रण किया है सर, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स दिखाई है, घनवाद शैली में ये मेरी पेंटिंग है। और इसमें ब्लू कलर को मैंने ज्यादा महत्व दिया है, और उसी एक कलर से मैंने पूरी पेंटिंग को ये बनाया है सर। 30-40 का ये साइज है सर। और इसे भी बहुत ज्यादा ही सराहा गया था जब मैंने इसे एग्जीबिशनों में लगाया। और इसमें हिमालय को दिखाया है, गंगा जी को दिखाया है, इसमें साधना करती एक लेडी को दिखाया है सर मैंने। और इसे आप देखेंगे तो सर इसमें एक मतलब ब्लू कलर जो आपको कूलनेस देता है वो इसमें दिखाया गया है। कूल कलर को यूज करते हुए सर मैंने ये पेंटिंग बनाई है। सर ये अभी सर अभी गत वर्ष की बात है सर। मेरे को आनंद आर्ट मिशन है सर, वहां पे सम्मानित किया गया। और सर ये BS राही सर है जो कि बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, और राम सुतार जी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने मेरे को मेरे काम से खुश होकर अपनी जीवन पे ये बुक लिखी थी सर, उसको मुझे गिफ्ट करा। तो ये भी मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मोमेंट था सर। सर इसमें भी ये मेरी पेंटिंग है एक्सपेक्टेशन। सर मैंने
मैंने सर मैंने एक बार एक किसान को देखा सर, वहां पे वो मतलब जो उसका भाव था सरकार की तरफ या जैसे भगवान की तरफ एक आस लगा के बैठता देखता है ना, उस चीज का एक्सप्रेशन मैंने देखा तो मैं बहुत मतलब मुझे लगा, तो मैंने कहा इसको अपने में पेंटिंग में करने की कोशिश करूंगा, और इसे मैंने अपनी शैली में ही क्या कहते हैं चित्रित किया है और इसके एक्सप्रेशन को दिखाने की कोशिश करी है सर मैंने। ये किसान की पेंटिंग है, एक जो कि एक आस लेके बैठा हुआ है सरकार से या भगवान से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। भट्ट जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, माफी चाहूंगा सर। मैं ये कहना चाहता था कि आजकल तो किसान वैसे ही पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सारी दुनिया उनकी तरफ बड़े सकारात्मक नज़रों से देख रही है, और आपने उनके दर्द को, उनके भाव को अपने इस पेंटिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, तो ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। और आप, मैं देख रहा हूँ कि आपने कूल कलर्स, नीला कलर, आसमानी कलर, ये बहुत बढ़िया इस्तेमाल किए हैं। सर बहुत शायद कम, यही क्योंकि मेरा आजकल नेचर, चटक कलर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। जी सर जी, मेरा नेचर है, वो बहुत नेचर अच्छा सर। आपके सामने आता ही आता है। और किसान के चेहरे सर पे मिट्टी का रंग भी दिखाई दे रहा है, किसान मिट्टी से जुड़ा हुआ है तो मिट्टी का रंग बहुत साफ दिखाई दे रहा है। हाँ सर, जी जी सर जी। ये मेरी वैली है सर, क्या कहते हैं वैली, मसूरी के से मैं एक बार घूमने गया तो वहां से बहुत इंस्पायर हुआ, और वहां से मैंने ये ग्रीन कलर में ये पेंटिंग पूरी तैयार की है सर। बढ़िया, और ये बहुत बढ़िया काफी ये। जी जी, बोलिए सर। सर सिंपल फॉर्म्स हैं, ज्यादा कुछ कठिन काम भी नहीं है, और पर यह है कि इसमें मैंने अपने जो वहाँ के खेत होते हैं सर, सीढ़ीदार खेत होते हैं जो हमारे उत्तराखंड में होते हैं, उनका उसको दिखाने हम्म। का कोशिश किया है सर मैंने। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर। तो आपके अगला अगला चित्र हम देखना चाहेंगे सर। ये भी एक चित्र आपका ये तो हमको सर मिला है। पुराना ही है सर, वो दिखाई दिया। जी। सर मैं स्कूल में रहता हूँ तो कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ, मैं खाली बढ़िया। कम ही बैठता हूँ, जिससे कि क्या कहते हैं बच्चों को भी देखने में लगा रहे कि ये सर हैं कुछ करते रहते हैं, और वो भी मुझसे प्रेरित होकर कई बार कुछ बनाते हैं। तो मैंने हमारे खेल रत्न मेजर ध्यानचंद जी का पोर्ट्रेट बनाया, जो कि स्टेपलिंग होता है, जब पेन की जो बिंदी बिंदी होती है उस पर उससे बनाया जाता है, ये उसके एक पोर्ट्रेट वहाँ के प्रिंसिपल सर को मैंने दिया था। वाह, बहुत खूबसूरत सर, वाह, जबरदस्त। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, आपने बहुत अच्छा बनाया, कमाल है। सत्य है। जी। तो अगला अगला आपका चित्र हम देखेंगे सर, दर्शकों को भी दिखाएंगे। ये राम सुथार जी पुनः शायद इस फोटो हाँ में सर, है। वो उसमें ही आ गए हैं सर, मैंने वो फोटो जी जी डाली थी उसमें। जी, ये एक और लैंडस्केप आपका है, बहुत खूबसूरत। हाँ सर, वाह, मैं वो लैंडस्केप करता हूँ, उसी को मैंने ये बनाया है सर, ये भी मसूरी के तरफ का ही सीन है, और शुरुआती काम है सर, इसमें भी मैंने ग्रीन कलर का यूज ज्यादा किया है। अच्छा, एक और बात सर, मैं ये वैसे, चूंकि रंगमंच में थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की मैंने भी, और फोटोग्राफी का भी मैं शौक रखता हूँ, और फोटोग्राफी और पेंटिंग में काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो इस हम्म। चर्चा के बहाने मैं चाहूंगा कि हम रंगों पर भी चर्चा करेंगे। आप उसके लिए तब तक मेंटली थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर करिएगा। कुछ देर बाद तो मैं आपकी अगली पेंटिंग तब तक दिखाना चाहूंगा सर। इसके बाद जो आपने हमें भेजी है, ये एक फोटो है, एक्चुअली पेंटिंग नहीं है, किसी कार्यक्रम की संभवता है। हाँ सर, ये सम्मानित किया गया था, इसके बारे में मैंने अभी बताया सर, बता जी दिया था सर। सर आप इतने सम्मानित होते हो, इतने सारे सम्मान पत्र और ये ट्रॉफी कहाँ रखते हो सर? शोकेस बनाया होगा अच्छा सर सा आपने कहीं कोई। कुछ नहीं सर, ऐसे ही है, ये तो सब पूरा दोबारा दिखा दिया सर ये। अच्छा अच्छा, चलिए, ये हाँ बच्चों ने रंगोली बनाई है, ऑर्गेनिक। हाँ सर, बहुत ये सुंदर। बच्चों ने रंगोली बनाई है, और वहीं के जो खुर्री जो होता है, खुर्री का पेड़ होता है, उसके फूलों से ये रंगोली बनाई है, और बच्चों ने वाह खुद से वाह बनाई है। वाह बहुत सुंदर। हाँ वाह। सर, हमारे तो यहाँ प्रभात साइंस प्रभात एग्जीबिशन। प्रभात हाँ उप्रेती जी सर। कह रहे हैं कि वॉन गॉग के रंग आपको कैसे लगते हैं, खासकर बादलों के रंग? क्या रंगीन बादलों का चित्रण भी किया है आपने? आपकी पेंटिंग महंगी होंगी, हम मध्यम वर्गीय गरीब की पुस्तक कवर के लिए क्या सस्ते में अपनी पेंटिंग दे पाएंगे? क्या बात है सर। अरे सर, मैं काम बहुत को ऐसा नहीं है, मेरे को तो काम आप बोलोगे तो मैं आपके घर पे आके भी कर जाऊंगा काम, मुझे कभी महंगा और सस्ता नहीं लगता मेरे को तो। काम का जब अप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है, तो इसके लिए आप ये मत सोचिए कि आप
आपको अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए जो भी मेरे से कोशिश होगी मैं करूंगा। और सर आप ये एक चीज मैंने देखी है सर, कि अगर आप काम करते हैं ना, और ये नहीं कि आप बहुत बड़ा काम करने की कोशिश करो, आप करो छोटा काम, थोड़ा काम, तो एक दिन आप बड़ा काम भी कर जाओगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसको हमेशा जी। सेव करना इस इम्पोर्टेंट नहीं रखना चाहिए। वाह। लेकिन सर प्रभात उप्रेती जी का जो जो उनका कहना है वो आप शायद समझ नहीं पाए। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ और स्क्रीन पर भी आप भी पढ़ सकते हैं अपने लैपटॉप में। देखिए वो कह रहे हैं कि वॉन गॉग के रंग आपको कैसे लगते हैं, खासकर बादलों के रंग। क्या आपने रंगीन बादलों का चित्रण भी किया है? पहला सवाल उनका। दूसरा सवाल वो कह रहे हैं, सवाल क्या, वो एक टिप्पणी है कि आपकी पेंटिंग कह रहे हैं महंगी होगी और हम मध्यम वर्गीय गरीब भी पुस्तक कवर के लिए क्या आप अपनी पेंटिंग दे पाएंगे? वो चाह रहे हैं कि उनकी किताब में आपकी पेंटिंग कवर के रूप में छपे। सर ये सौभाग्य की बात है। सर मुझे वो वैन गॉग जी के कलर बहुत अच्छे लगते हैं, मगर मैंने उनका 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 इंस्पिरेशन मेरे काम में नहीं आया है, पर मैंने अपने हिसाब से मैंने कलरों को उसमें यूज किया है। और दूसरा क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि पेंटिंग महंगी होगी। सर महंगी होगी कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं और नहीं। क्या दूसरा उन्होंने पुस्तक के लिए, सर आप जब बोलेंगे तब मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा, आपको जो काम चाहिए होगा वो आप मेरी पेंटिंग ले सकते हैं, मेरे को कोई इसमें ऐतराज नहीं है, मुझे तो और अच्छा लगेगा सर। नहीं वो उसमें उनका ये कहना है कि मतलब कोई पैसे वैसे का मामला तो नहीं फंसेगा, ये कहना चाह रहे हैं वो। सर बिल्कुल भी नहीं फंसेगा सर, और आप बोलेंगे तो आप, मेरे पास काम रखा हुआ है, आप ले जाइए अपने घर में भी टांगिए सर, अगर जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपके यहाँ से ले जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुगुणा जी कुछ पूछ रहे हैं? जी बहुगुणा जी। नहीं पूछ नहीं रहा हूं मैं, प्रभात दा की बात से याद आ गया, जब प्रभात दा ने फरमाइश रखी थी है तो एक फरमाइश मैं भी रख देता हूँ। संजय भाई एक पेंटिंग हमारे टीचर्स हो के लिए भी बना दीजिए आप। सर मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा सर, मैं फिर अपने स्टाइल में बनाता हूँ सर, इसमें बिल्कुल। थोड़ा समय है। और आप लोगों की प्रेरणा से मैं बिल्कुल एक टीचर शो के लिए, ये तो बहुत बड़ा मंच है जिसमें शिक्षकों को बहुत ज्यादा अपनी बात का रखने का, और इसमें अधिकतर मैंने देखा जो कि विजुअल आर्ट के लोग ही आते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने मेरे को कहा, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। और अभी वर्तमान में जो भी मेरी वर्क है, अगर आपको चाहिए तो मैं अपना मतलब पूरा आपके इस जो प्रयास को मैं पूरा कोशिश करूंगा, जो भी मैं कर सकूंगा आपके लिए। और ये धन्यवाद तो सर धन्यवाद धन्यवाद। मंच बड़ा नहीं होता है संजय भाई, ये मंच इसलिए बड़ा है क्योंकि इसपे आपके जैसे बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े हमारे जो शिक्षक हैं वो आए हैं, इसलिए ये मंच बड़ा है। मंच बड़ा नहीं होता है, आप लोगों ने इसको बड़ा बनाया। और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां करते हैं, सवाल करते हैं, निरंतर बने रहते हैं, उन लोगों ने इस मंच को महत्व दिया है। और हमारे साथ मोहन चौहान जी, रमाशंकर डिमरी जी, रविशंकर गोसाई जी, सब अच्छे कलाकार शिक्षक हैं। ऐसे और भी बहुत हाँ सारे सर, शिक्षक जुड़े हुए हैं। रविशंकर गोसाई तो इस मेरा बहुत अच्छा मित्र है सर, और मेरे कॉलेज टाइम से इस मैं उसे जानता हूँ, और मेरे क्या कहते हैं मेरी नौकरी भी उसके साथ लगी है, तो वो मेरा बहुत अच्छा मित्र भी है। इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा बताइए सर, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये पेंटिंग मेरा बेसिकली ये सर डिजास्टर हुआ था ना सर 2013 में, उसके बाद जी मैंने ये अच्छा पेंटिंग, अच्छा। और इसमें मैंने यहाँ के जो मेडिटेशन होता है हरिद्वार या ऋषिकेश में, वहां को इंस्पायर होकर ये मैंने पेंटिंग करी, अपनी स्टाइल में पेंटिंग करी है। और जी सर इसको इसमें आप देख ही रहे हैं, एक योगा करता हुआ एक व्यक्ति है जो कि पेंटिंग कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, और पीछे बैकग्राउंड में पहाड़, और पहाड़ों को मैंने अपने घनवास शैली से बहुत मेहनत करके निकालने की कोशिश करी है सर इसमें। जी जी। एक एक महत्वपूर्ण सवाल रविशंकर गोसाई जी कर रहे हैं, आपके मित्र कह रहे हैं कि संजय जी आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि आप घनवाद यानी क्यूबिज्म शैली में आपने बहुत कार्य किया है और पिकासो को कला जगत के घनवाद का जनक, कला जगत में घनवाद का जनक माना जाता है। उनकी गुर्वेनिक चित्र जो घनवाद में था, जो कि स्पेनिश गृहयुद्ध से संबंधित था। सवाल ये है कि क्या सामाजिक सरोकार और कला का आधुनिक कला में योगदान है? और आपकी दृष्टि से दूसरा सवाल है कि सरकार द्वारा उत्तराखंड में यहाँ के युवा और प्रौढ़ रचनाधर्मियों के लिए ललित कला अकादमी की कमी को आप कैसे महसूस करते हैं? वाह रविशंकर जी, आपने बड़े मतलब चुभते हुए तीर छोड़े हुए हैं। अब देखिए क्या जवाब देते हैं ये तो हमारे। सवाल का कैसे बोल सकते हैं सर, अब हम सर जी। ये तो खैर देखो, सभी जगहों पे कला अकादमी है और हमारे उत्तराखंड में भी होनी ही चाहिए सर, इससे कि हम्म। कलाकार हैं वो प्रेरित हो सके और एग्जीबिशन कर सके।
इसके लिए तो सर ये तो बहुत बड़ी कमी तो खलती ही है, और शुरू से ही खली है सर। इस चीज का तो अब होनी चाहिए सर। अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। ये तो मतलब कलाकार के लिए एक मतलब वो है, जान है कलाकार के लिए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो हाँ दूसरा उन्होंने एक जो पहला उनका सवाल था कि वो सामाजिक सरोकार और कला का आधुनिक कला में क्या योगदान है, पूछ रहे हो। इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए अभी। नहीं, सामाजिक साहूकार कैसे, मैं समझ पाया नहीं सर। मतलब सामाजिक सरोकार से उनका मतलब ये है कि आजकल जो समाज में समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, तमाम तरह की जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, उन सब को लेकर के उन कला की कोई जिम्मेदारी है क्या, या मतलब सर कला हाँ, केवल मनोरंजन के लिए, या कला केवल आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए, नैन सुख के लिए है, ये वो पूछ रहे हैं। नहीं सर, जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती। इसकी तो जिम्मेदारी पूरी बनती है सर। कलाकार अपनी जो पेंटिंगों से आज के जो भी चलता है, जैसे मैंने किसान का पोर्ट्रेट बनाया था, तो अ, किसान का जो मैंने पोर्ट्रेट बनाया था वो यही सोच के बनाया था। जब वहां पे मैं उनकी जो मनोदशा देख रहा था, उसको देख के, तो अगर आप काम करोगे, पेंटिंग करोगे उसमें, तो कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा जी। सर। एक ये और चित्र आपका। हाँ सर, ये मैंने जी जी पोर्ट्रेट, जैसे स्कूल में बैठता हूँ तो समय होता है तो मैं पेन से कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। और उसी में ये जी मैंने क्या कहते हैं, स्टेपलिंग से ये पोर्ट्रेट बनाया खाली समय के दौरान। जी। ये किसका पोर्ट्रेट है सर, कोई कोई पर्सनालिटी है ये? ये सर साधु हैं, ये सर क्या कहते हैं, हरिद्वार में स्वामी देवानंद जी हैं ये। अच्छा अच्छा, देवानंद जी कोई साधु भी हैं? हम तो एक ही देवानंद को जानते हैं। और देवानंद का नाम सुनते ही बहुगुणा जी के चेहरे पर भी मुस्कान है, क्योंकि वो भी देवानंद की तरह सदाबहार है। तो बहुगुणा जी, हाँ आप सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है आपकी मुस्कान से, पूछिए। आवाज नहीं आ रही। मैं बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है, जो इनके चित्र है वो चलते रहेंगे, ज्यादा अच्छी चर्चा चल रही है। मैं सवाल पूछ के भी बाधा नहीं डालना चाहूंगा। मतलब ये अच्छा बहाना है बचने का सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब समझते हैं गुरु, 164 एपिसोड कर दिए हैं हम। ये के एन जोशी जी कुछ पूछ रहे हैं शायद। चलिए चलिए, अगला चित्र। जी, अगला चित्र हम देखते हैं। ये बच्चों के साथ कुरी की झाड़ियों से देखिए क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया है इन्होंने। उठा ले यार, क्या कर रहा है। नहीं, मेरी तरफ से तो नहीं है सर दिक्कत, आवाज नहीं आ रही है सर। जी जी, बोलिए सर बोलिए। ये पेंटिंग जो आप कुरी की झाड़ियों से बना रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। सर ये बच्चे है ना, बच्चे वो एक साइंस लैब चली थी, लगी हुई थी, जिसमें क्या कहते हैं, रंगोली बनाने को कहा गया। तो बच्चों ने कहा सर हमारे पास तो फूल ही नहीं है, ये नहीं है, सुविधाएं नहीं है। मैंने कहा कलाकार को कुछ नहीं, जो मिलेगा उससे हम बनाएंगे। तो खुर्री की झाड़ियों के जो फूल होते हैं सर, उसमें 2-3 तरह के फूल होते हैं, लाल कलर का, पीला कलर का, मतलब फूल के अंदर एक गुलदस्ता टाइप का होता है सर, देखेंगे ना तो उसमें ऊपर की किनारी साइड लाल लाल फूल होते हैं, बीच में येलो येलो होते हैं, और सर पत्तियां तो ग्रीन हमारे उत्तराखंड में कहीं भी मिल जाती हैं। तो इन तीनों कलरों को मैंने कहा इसी से आज हम रंगोली बनाते हैं। और बच्चों ने कहा कैसे, तो बच्चे खुद ही जाके वो फूल तोड़ के लाए, उन्होंने उसको अलग अलग किया, और फिर हमने जब चित्र बनाया तो बच्चे मतलब गदगद हो गए कि अब, क्योंकि सर आप लोग जानते ही हो उत्तराखंड में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, वहाँ के जो बच्चे हैं वो मतलब किस गरीबी रेखा के तहत आते हैं। तो उनके लिए तो सर कलर खरीदना या रंगोली के कलर खरीदना बहुत मतलब टिपिकल हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि दुकान जाना और आने में ही इतने पैसे लग जाएंगे कि उनका कोई इस आर्ट का सामान लेना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं एक ये चीज मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमारे पास संसाधन है हम उसका यूज करते हुए हम कला और कलाकारी करें। तो ये बच्चों के लिए बहुत मतलब ऐसे मैं छोटे छोटे काम करता रहता हूँ जिससे कि बच्चे खुश हो जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया सर। बच्चों की खुशी में जो खुशी तलाशता है वो सच्चा शिक्षक है, हमें ऐसा लगता है, और आप भी उनमें से एक हैं।
तो बहुत बहुत बधाई, आपसे मिलकर हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है। इस बीच बहुत सारे टिप्पणियां आई हैं। देवेंद्र सिंह असवाल जी कह रहे हैं कि बहुत खूब, आपने मनोभावों को पेंटिंग के माध्यम से व्यक्त करना ही एक अच्छे कलाकार की पहचान है। और विकास कुमार जी कह रहे हैं कि आप कला अध्यापक तो अच्छे हैं ही, साथ में बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक भी हैं। छात्रों के मन में क्या चल रहा है ये आप बहुत अच्छी तरह से भांप लेते हैं, बहुत खूब। सर दर्शकों, मेरा आपसे जी जी सर। सर ये मैंने पेंटिंग ये भी दिखा चुका हूँ सर। एक बार की जो मुझे अच्छे से घटना याद है सर, जो हम जो आर्ट करते हैं ना, आर्ट बच्चे करते हैं या हम करते हैं, तो हमारे जो मन भाव होते हैं वो हमारे काम में या हमारी पेंटिंग में या जो भी वर्क करते हैं उसमें दिखाई देते ही हैं। तो सर एक बार की मुझे घटना याद है सर, यही सरकारी स्कूल में की बात है कि एक लड़की जब पेंसिल चलाती थी तो वो इतना दबा के चलाती थी कि पेपर फट के नीचे वाले में भी लाइन लग जा रही थी। और लाल कलर को तो वो ऐसे यूज कर रही थी कि मतलब थोड़ा देर सही किया, फिर उसके बाद घुसड़ घुसड़ मतलब घुसड़ मुचड़ कर दे रही थी। तो मुझे लगा कि इसके कुछ प्रॉब्लम है। अब जब मैंने को लगा तो मैंने, अब लड़की थी, कक्षा 8 की लड़की थी, मेरे से तो वो वैसे मतलब घुलती, मगर उस समय नहीं घुलना चाह रही थी। तो मैंने अपने साथ में मैडम है उनको बोला, मैडम इस लड़की को कुछ प्रॉब्लम है और मुझे इसकी पेंटिंग से देख के यही फील हो रहा है कि इसको कुछ प्रॉब्लम है और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, प्लीज आप जरा पता करिए। तो मैडम ने जाके पता किया उससे। वो मैडम ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है, मैडम से बच्चे जो लड़कियां हैं वो खास करके ज्यादा फ्रेंडली हो जाती हैं। तो उस लड़की ने मैडम को भी नहीं बताया। फिर 2-3 दिन के बाद फिर उसने चित्र, मेरी क्लास लगी तो मेरी क्लास में जब फिर मैंने उसको वही चीज देखी, क्योंकि कई बार होता है कि 1-2 दिन की प्रॉब्लम होती है उसके बाद ठीक हो जाती है, पर वो अगले बार में कोई प्रॉब्लम दिखी। जब वो प्रॉब्लम मेरे को दोबारा दिखी तो फिर मैंने कहा मैडम आप देखिए, मैम उसको मुझे सीरियस लग रहा है। तो फिर मैडम ने कहा कि चलो मैं देखती हूँ। तो फिर मैडम ने उसके साथ के बच्चों को बात मतलब पूछा कि इसको क्या दिक्कत है, ये ऐसा मतलब सर कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है इसे और उनके काम में दिख रहा है। तो उन्होंने बोला, फिर बच्चों ने जब उनसे घुले मिले तो उसके घर में जो घर की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से बच्ची खाना पीना नहीं खा रही थी। तो उसकी वजह से और उसके घर में जो प्रॉब्लम थी उसके चिड़चिड़ापन हो गया था, और बाद में हुआ कि उसने स्कूल छोड़ दिया। और जब स्कूल छोड़ा तब उनके माता पिता आए, तो माता पिता ने जब उस चीज को समझा और माता पिता उसे घर ले गए, और अब वो आज बहुत अच्छी स्टूडेंट है, अच्छा काम कर रही है सर। पर हमारा स्कूल छोड़ दिया उसने अपना, वो नानी के यहाँ रहती थी बेसिकली, नानी के यहाँ थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से वो उसके व्यवहार में दिखाई दे रहा था। तो जहां पर बच्चे पढ़ते हुए हम आत्मिक मतलब उनके जो ज्ञान को हम देख सकते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम चल रही है। कला बहुत एक अच्छा माध्यम है, कला से हम बच्चों की मनोदशा को हम समझ सकते हैं सर, कि बच्चों में क्या चल रहा है। कई बार इस चीज को मुझे बहुत फायदा मिलता है कि बच्चों के आर्ट को देखकर मैं ये गैस कर लेता हूँ कि उसके बच्चे के मन में चल क्या रहा है। बहुत तो ये आपने एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है सर। ये विराट कोहली, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, विराट कोहली हैं, ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। तो आप हाँ कुछ सर, क्रिकेट ये विकेट भी खेलते हैं क्या? नहीं सर, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। मैं, मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार तू रियलिस्टिक वर्क भी कर थोड़ा सा यार, मुझे एक पेंटिंग बना के दे। और क्या कहते हैं, इसने, मेरा फ्रेंड है राहुल, जो कि उसने मुझे बहुत कहा, तो मैंने उसके लिए ये पेंटिंग बनाई, स्कूल में बनाई, तो बच्चे भी खुश हुए सर। रियलिस्टिक वर्क लोगों को बहुत पसंद आता है, जबकि बिल्कुल रियलिस्टिक बिल्कुल। इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आप एक तरह से वो कॉपी कर रहे हैं। और जब कोई काम अपनी मौलिकता में करते हैं तो वो एक उसकी एक अलग वो होता है। पर यहाँ पर इन्हें इस काम को बहुत ज्यादा सराहा गया बच्चों में, और मेरे विनय सर ने भी बहुत तारीफ करी इस काम की, और लोगों ने भी काम किया। पर ये थोड़ा सा मेरी मौलिक शैली से थोड़ा सा दूर है और वो पर ये जन सामान्य जो है, संजय सर, जन सामान्य जो है वो सामान्य तरह के ही कला को समझ पाता है। थोड़ा सा आर्टिस्टिक आप हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे इसमें क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। जबकि आप कला जगत के लोगों से बात करेंगे तो उनको उसमें कला दिखती है, इसमें कुछ नहीं दिखता है। हाँ जी सर, नहीं इसमें बहुत कुछ दिखाई देता है, उसमें कहते हैं कि यार ये तो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन वाइन खींच दी है बस, ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और इसमें तो वही कहेंगे वही। अरे क्या बनाया है। और सर पैसे इसने भी नहीं दिए मेरे को मुझसे चलिए काम कोई कराया बात नहीं सर। और पैसे नहीं दिए। तो इसलिए आप लोग कभी चलिए चिंता मत करो कि भाई संजय से काम कराएं और पैसे मत देना, कोई नहीं चलेगा सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं आज के युग में, दानवीर कर्ण जैसे लोग आप ही तो हैं। अरे नहीं सर, इतनी बड़ी बात नहीं बोलना सर
अच्छा, एक रविशंकर गोसाई जी एक सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा में कला विषय को मूल्यांकन का हिस्सा न बनाए जाने के कारण बच्चों में कला विषय के प्रति जो उदासीनता आ रही है या नहीं, पहले तो ये सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि आपके क्या विचार हैं इस बारे में, कहीं कला विषय को विद्यालय शिक्षा में असामयिक मृत्यु की ओर तो अग्रसर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पेंटिंग का आप मूल्यांकन तो करते नहीं है, तो बच्चा क्यों बढ़िया इंटरेस्ट लेगा, सवाल, ये सवाल है उनका। बढ़िया सर सवाल। मैं सवाल तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है सर। और सर सब लोग प्रयास भी कर रहे हैं इसमें क्या कहते हैं हमारे आर्ट में नंबर जोड़ने के लिए। और रविशंकर भाई से कहूंगा भिगा भिगा के मार लो भाई मेरे को, इस सवाल ऐसे सवाल सरकार वाले पूछ रहे हो, मेरा दोस्त है ना इसलिए ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है। ये सर जो चलिए, आप कुछ सवालों का जवाब शायद नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन वो उनका सवाल बिल्कुल जायज है और वो ठीक कह रहे हैं कि मेरा भी निजी रूप से मानना है कि जिस विषय को आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसका मूल्यांकन तो होना ही चाहिए। अगर मूल्यांकन नहीं होगा तो फिर उसका उसका उसकी गंभीरता थोड़ा कम हो जाती है। मैं ये तो नहीं जी कहूंगा उसका औचित्य खत्म हो जाता है, लेकिन गंभीरता थोड़ा बच्चों में कम हो जाती है। जैसे अगर सर आप कहें कि जी हम गणित पढ़ाते हैं और गणित का मूल्यांकन नहीं करेंगे, आपको पास कर देंगे, तो बच्चों को गणित सिखाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस उम्र में असल बच्चे परिपक्व नहीं होते। सर यहाँ पे तो इस चीज की ना, मतलब मैं क्या बताऊं कि जो बच्चों के माता पिताओं की भी कला के प्रति एक तो समझ थोड़ा सा कमी है, और फिर वो गणित और कला की कंपैरिजन करने लग जाते हैं। और दूसरा ऊपर से नंबर भी नहीं जुड़ते उनके कला के, तो बहुत इस चीज के लिए ना हमें आर्ट के लिए मोटिवेट करने के लिए बहुत दिक्कत आती है। एक बार तो मुझे याद है कि यहाँ पे हुआ क्या, कि एक बच्चे ने मैथ्स को ना लेकर, इंग्लिश को ना लेकर कला ले ली। तो उसकी मम्मी लड़ने आ गई स्कूल में और आके बोलने लगी कि मेरा बच्चा आगे करेगा क्या, और ये तो कला छोड़ दी इसने, इंग्लिश छोड़ दी और कला ले लिया है। अब उनकी माताजी को मैंने बहुत समझाया कि कला एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर बच्चा ये पढ़ता है तो मैं गारंटी देता हूं, अगर ये बीएफए करता है और एमएफए करता है तो मैं इसकी नौकरी की गारंटी देता हूं, और ये सरकारी टीचर से ज्यादा नौकरी पैसा मिलेगा इसे, अगर ये अच्छे से काम करता है तो। ये बात तक भी मैंने उसको बोली, तब उसके मम्मी थोड़ा सा, अगर नंबर जुड़ते ना तो हमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम आसानी से हो जाता है इस चीज को, कि कला की तरफ बच्चे आकर्षित होते हैं, और पता है नंबर खींचने के लिए कला के लिए जुड़ते हैं बच्चे, जबकि कला का सही बहुत है। बड़ा विशेष महत्व है सर इसमें ना, शिक्षण में बहुत महत्व है। मैं आगे अगर सवाल आएगा या मैं बताऊंगा, बताने की कोशिश करता हूँ इस चीज के लिए जी, आपसे। एक सवाल आया है सर, संजय सर धर्मवीर नेगी जी का, कह रहे हैं कि संजय भाई आपने विराट कोहली की जो पेंटिंग बनाई थी, क्या उसके लिए पैसे मिले आपको या वो भी फ्री थी? वो तो मैंने बता दिया था ना कि उसने पैसे नहीं दिए हो। अच्छा, बढ़िया। फिर क्या पैसे नहीं मिले, चल मेरी तरफ से अपनी शादी में गिफ्ट ही रख। जी, तो प्रभात उप्रेती जी कह रहे हैं कि मेरी पुस्तक जो है स्वास्थ्य विषय पर एम्स को लेकर के आनी है, और अच्छा उसका कवर जो है आप बनाएंगे, ये पक्का रहा कह रहे हैं, फोन नंबर देने की कृपा करें। तो उप्रेती सर, फोन नंबर मैं आपको दे दूंगा संजय सर का, और हाँ वो सर। आपके लिए पेंटिंग बनाएंगे, उन्होंने कमिटमेंट किया है। तो आप थीम समझ गए सर कि वो स्वास्थ्य को लेकर के और एम्स और वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के उनकी किताब आनी है, तो आपको हाँ उसका सर मैं कवर डिजाइन करना है। हाँ सर मैं पूरा कोशिश करूंगा उनको बेस्ट से बेस्ट पेंटिंग देने की, क्या जो कि बात है सर, अच्छा लगे। धन्यवाद, मजा आ गया। वाह, हाँ। प्रभात प्रीति जी की ओर से मैं आपको एडवांस में धन्यवाद बोलता हूँ। अरे सर। और ये कह रहे हैं कि वो पेंटिंग तो राहुल को शादी में गिफ्ट की गई थी। अब वो गिफ्ट ही करनी पड़ी मजबूरी में, जब पैसा तो मिलना नहीं है। अच्छा अच्छा। तो एक और सवाल आपके लिए आया है सर, हाँ सर। रमाशंकर डिमरी जी का। वो कह रहे हैं कि संजय जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, संजय जी से मेरा प्रश्न है कि बच्चों को रचनाधर्मी बनाने में वर्तमान पाठ्यक्रम में बहुत सी कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपके क्या अमूल्य सुझाव हो सकते हैं? अगर पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारी इस एपिसोड को देख रहे हैं तो उनके पास इस प्लेटफॉर्म से कुछ संदेश जाना चाहिए। सर इसमें तो सर पाठ्यक्रम तो बहुत ही सर, अब ऐसा है ना कि सदियों पुराना वाला पाठ्यक्रम है, जैसे कि बल्ला बनाना, ये बनाना। अब तो अगर हम प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो सर 5वीं क्लास का बच्चा कई सारी विधाओं में काम करने लग जाता है, क्ले मॉडलिंग करने लग जाता है, और स्टिक पे से चित्र बनाने लग जाता है, छोटे छोटे कलाकारी करने लग जाता है। तो उस हिसाब से तो हमारे जो हमारा जो
इसमें कोई भी सिलेबस ही नहीं है अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये तो बहुत सिंपल सिलेबस हो गया आम। तभी लोग कई बार बोलते हैं कि अब क्या सिखाओगे सरकारी में आम अमरूद, पर अब क्या कर सकते हैं सर के लिए। ये तो हमें बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए आम अमरूद से तो। नहीं नहीं सर, सही कह आप रहे जो आपको ऐसा सवाल करते हैं उनसे कहिए कि अपनी पेंटिंग दिखाइए, कहिए हम ये काम करते हैं। ये तो सरकार ने मजबूर किया है कि हमें आम बनाने सिखाना है। मैं तो सर, मैं इस सिलेबस को तो मैं वैसे भी हम किसी भी चीज से बांध नहीं सकते सर। सिलेबस तो एक बिल्कुल। पार्ट हो गया सर कि हाँ हमें ये काम कराना है, मगर हम बच्चों को मैं आजाद कर देता हूँ, भाई स्कूल है तुम्हारा, हमारा तो प्राकृतिक सौंदर्य में स्कूल है। और जी, जितने सब भी गुलाम थे, जितने हाँ भी सर। गुलाम थे, धीरे धीरे सब आजाद हो रहे हैं सर। सर मैं क्या बोलूं सर, तो ये सरकारी इन चीजों में मैं टीका टिप्पणी तो करूंगा तो ये ठीक नहीं है सर। जी जी, ये मैं चाहूंगा आप टीका टिप्पणी आप इस पेंटिंग पर करें जो आपने बनाई है। बहुत खूबसूरत ये पेंटिंग है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये कहाँ का है और क्या है दृश्य में। सर इसमें मैंने जो ये पेंटिंग मेरी अभी यहीं सरकारी स्कूल में आके ही मैंने ये पेंटिंग बनाई है। और सर इसमें मैंने 6 महीने करीबन, मैं जो जो काम करता हूँ सर, मुझे रात में काम करना अच्छा लगता है। मैं रात को 9 बजे के करीबन स्टार्ट करता हूँ और 2 से 3 बजे तक मैं काम करता हूँ। तो इसमें यहाँ पे स्कूल में आके ही मैंने ये पेंटिंग शुरू करी थी, जो कि 6 महीने करीबन मैंने बनाई और तब ये निकली। इसमें मैंने जो अपने क्यूजम या ज्योमेट्रिकल फॉर्म को छोटे छोटे पार्ट में भी पूरा पूरा बनाया है। और सर इसी उससे ये पेंटिंग बहुत कला विधियों में बहुत सराही गई सर। बहुत सुंदर है। और इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब दूर तक जैसे हमारी नजर जाती है वो सब इसमें दिखाई दे रहा है। बादलों को सर, जैसे वैन गॉग का बताया था, वैन गॉग सब बहुत महान कलाकार थे, उन्होंने तो छोटे छोटे पैचों में अपनी पेंटिंग बादल दिखाए, पर मैं अपना ज्योमेट्रिकल शेप में ही दूर तक बनाया है सर। उसमें भी आप इसे जूम करके देखेंगे ना तो इसमें बहुत बारीकियों पे मैंने काम किया है, और सब में बारीक है तो भी मैंने उसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म डाली है। और सर इसमें मेरा एक मैडम है जो बहुत फेमस आर्टिस्ट है, विजय वेद, दिल्ली में रहती है। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी कि सर कला तो मतलब रोज सीखता ही है बच्चा, सभी सीखते हैं, बच्चा क्या हम भी सीख ही रहे हैं। अगर कल के दिन मुझे कुछ अच्छा और लगेगा कि इससे करने से मेरा काम और सुधार होता है तो मैं वो करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ये काम इस तरीके से करें, नाइफ का भी यूज करें, इसमें ब्रश का भी यूज करें और इसमें मेहनत करें। तब मैंने उनसे कहा मैम इसमें तो छोटा सा काम करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो उन्होंने कहा पेंटिंग कर रहे हो टाइम तो लगना ही चाहिए, कोई बात नहीं, पर निकल के आएगा। और ये बात सही है कि थोड़ा थोड़ा काम करके ये बहुत अच्छा मेरा वर्क है, जिसमें मेरे को बहुत ही लोगों ने बहुत सराहा है सर। इसके लिए तो मैं बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे होस्ट भट्ट जी मेरे ख्याल है शायद अभी बैकग्राउंड में है। अभी मैं दर्शकों को और हमारे अपने सब साथियों को बताना चाहूंगा, अभी जो विकास शर्मा जी ने एक टिप्पणी की थी। विकास शर्मा जी खुद भी एक कला के शिक्षक है, हरिद्वार में है, और हरिद्वार के शिक्षकों ने एक कला मंच बनाया है जिसके जरिए वो हर साल अपने कलात्मक प्रतियोगिताएं और कलात्मक कार्य करते रहते हैं। और हर साल वो हरिद्वार कला शिक्षक मंच वाले एक कैलेंडर भी बनाते हैं जिसमें कि हरिद्वार के जो शिक्षक हैं उनकी जो कलाकृतियां वगैरह होती है। तो हरिद्वार के शिक्षकों का ये जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। विकास शर्मा जी उसमें बहुत विशेष भूमिका निभाते हैं। हाँ सर, मैंने उनसे एक बार बात करी थी सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कैलेंडर बनाना है और सर इसमें काम कर रहे हैं। मैं ये उनसे थोड़ी सी सलाह दूंगा कि वो जो पेंटिंग उसमें यूज कर रहे हैं ना, वो और उनको पेंटिंग को जगह थोड़ा ज्यादा दी जाए। उसमें कहीं ना कहीं वो इधर से उधर से डिजाइन दे के वो जगह छोटी कर दे रहे हैं। तो और अभी सुधार होंगे सर, और भी होंगे, क्योंकि आदमी सीखते सीखते सीखता है सर। तो मेरा जी मानना जी। तो ये तो क्या कहते हैं करेंगे, शायद इस चीज का ध्यान देंगे। मैंने कैलेंडर देखा था, बहुत ही सुंदर, और सरकारी जी शिक्षकों के हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। और रविशंकर गुसाई जी ने जो एक सवाल पूछा था और हमारे रमाशंकर डिमरी जी ने भी एक सवाल पूछा था, वो सवाल असल में खाली रमाशंकर डिमरी जी के या रविशंकर गुसाई के नहीं है, वो सबके सवाल है असल में। और उन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, उसका उनका जवाब तो नीति निर्धारकों के पास में है, जो लोग नीति बनाते हैं, सिलेबस बनाते हैं, ये जवाब उनको देना चाहिए। हम लोग तो सवाल ही उठा सकते हैं इस तरह के।
और ये एक आम शिक्षक की पीड़ा भी है कि कला को लेकर के, साहित्य को लेकर के बहुत संवेदनशील या जिस गंभीरता से काम किया जाना चाहिए उस तरह से शायद काम नहीं हो रहा है, ये हमको भी लगता है, सबको लगता है। तो सर रविशंकर भाई इसको का नहीं, वो विषय बदल जाएगा, वो विषय फिर शिक्षा के उस पर आ जाएगा, लेकिन उन्होंने इस मंच के इस जो सवाल उठाया बहुत अच्छा सवाल है। चूंकि हमारे इस शो को बहुत सारे अधिकारी भी देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सवाल उन तक पहुंच गया है और वो लोग इस पे मंथन करेंगे, इस पे मेरे को ऐसा विश्वास है। और नई शिक्षा नीति में चूंकि इस तरह की बातें भी आ रही है कि कला वगैरह, कला को और साहित्य को प्रोत्साहन देना है, तो निश्चित रूप से अगर हमारे अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे अधिकारी देखते हैं इस कार्यक्रम को, तो निश्चित रूप से इन बातों का संज्ञान लेंगे, शायद कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसी उम्मीद हमें लगती है। सर उन्हें समझाना भी इसके बारे में बताइए, आपने फूल और पीछे जो हिमालय है ये कहाँ का? सर ये जो फूलों की घाटी लग रही है, तो हाँ सर, फूलों की घाटी मैंने अपनी वही पेंटिंग जो मेरा मौलिक शैली है उसी से मैंने ये फूलों की घाटी बनाई है सर। इसमें फूलों में ये देखेंगे फूल तो कि मतलब एकदम डिटेल नहीं है सर, इसमें वही पैच, वही ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स और को यूज करके ये मैंने चित्रण किया है सर। जी बहुत सुंदर बनाया आपने, धन्यवाद सर। ये तो चर्चा हो गई सर इसमें। जी इस पे तो हो गई ये चर्चा। हाँ सर, वही मैं सारी वो फोल्डर हो गया दोबारा। बहुत खूबसूरत आपने चित्र दिखाया सर, और उससे भी खूबसूरत तरीके से इतने कॉन्फिडेंट होके आपने जो हमें कला के बारे में बताया, तो बहुत आनंद आया। और रविशंकर गुसाई जी कह भी रहे हैं कि संजय सर बहुत सुंदर, और टीचर शो को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुगुणा जी और कला जगत को अपने शो में रखने के लिए धन्यवाद। गुसाई सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में लगातार बीच बीच में अपने सकारात्मक टिप्पणियों के साथ हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और हम आप जैसे दर्शकों के कारण ही इस शो को 164 एपिसोड तक ले जा पाए। तो हम गोसाई जी का प्रोफाइल फोटो देखिए ना, रवि भाई का प्रोफाइल फोटो देखिए, कलात्मक है, बिल्कुल बहुत अच्छे कलाकार है रवि, बहुत अच्छे कलाकार है सर, ये बहुत अच्छे कलाकार हैं। नहीं बढ़िया बढ़िया। तो और सर ये वक्ता भी बहुत अच्छे हैं। जी जी संजय भाई, बिल्कुल आपका वक्ता भी बहुत अच्छे हैं सर। और मदन मोहन जी कह रहे हैं कि सर यू हैव ग्रेट पोटेंशियल, कीप वर्किंग हार्ड, श्योरली आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम hills will be benefited by your talent, even if art is not taken as a professional profession. It is a way of it is a way of mute expression and a sense of satisfaction for an individual. तो मदन मोहन जी ने बड़ा, यही कला का मूल्य उद्देश्य है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और रजनीकांत शुक्ला जी दिल्ली से आपका स्वागत कर रहे हैं, योगिता पंत जी सबको नमस्कार कर रही हैं। तो सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर कला का आप शिक्षा में क्या योगदान मानते हैं, कि मतलब क्या रोल है एजुकेशन में आर्ट का? थोड़ा सा ये एक यक्षी प्रश्न है जिसका प्रश्न हम हर किसी से चाहते हैं। सर मैं इसके बारे में सर मैं छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने ये देखा कि हम लोग जो मेन चीज है वो नहीं बोलते कई बार। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो पैसा कमाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, और उसमें कला का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि सर मैं बताना चाहूंगा कि कला बच्चे को क्यों कराई जाती है। कला मतलब विजुअल आर्ट बच्चे को क्यों कराया जाता है, क्योंकि वो पेशेंस सीख सके, और जो कि आज की डेट में पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है। इसलिए कला बच्चों को कराना चाहिए। और कला ही एक ऐसा माध्यम है। और सब्जेक्टों से आप मैथ में क्या होता है कि बच्चे 2 और 2 4 सीखते हैं, पहाड़े सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। पर मैथ का क्या उद्देश्य है? मैथ का मौलिक उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल कर सकें। इसी प्रकार कला का मुख्य उद्देश्य पेशेंस डेवलप करना है। और किसी सब्जेक्ट से या माध्यम से पेशेंस डेवलप नहीं होता, पर कला के माध्यम से पेशेंस डेवलप होता है। और सर मैंने बहुत अध्ययन करा कि आजकल जैसे आप सब लोग देखते ही हैं कि घर में एक ही बच्चा होता है, एक लड़का एक लड़की, तो उसमें क्या होता है कि उसे बहुत लाड प्यार से रखा जाता है, और वो अच्छे सब्जेक्ट मैथ गणित से सब पढ़ता है।
मगर क्या कहते हैं, कला में थोड़ा सा घर वाले कहते हैं अरे कला कुछ नहीं करते हैं। और जब कभी एक बार कभी कहीं निराशा हासिल होती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। और कई बार तो हाई जंप और लॉन्ग जंप आप समझ ही रहे होंगे, और कुछ नहीं भी मारे तो स्टूपिड ख्याल तो आ ही जाते हैं। अगर वो कला से जुड़ा हुआ है, चाहे वो संगीत से, चाहे वो कविता से, काव्य से या पेंटिंग से, उसके अंदर ये स्टूपिड ख्याल आएंगे ही नहीं। वो दोबारा से उस काम को करेगा और अच्छा करेगा। ये कलाकार ही कर सकता है जो कला से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये हमारे जो भावनात्मक जो विचार है उन पे जाके सीधा बढ़ोतरी देता है। और सर इसके कला का जो दूसरा मेन जो कला से क्या क्या फायदा होता है, एक तो हो गया पैशन, दूसरा कला से बच्चा क्रिएटिव बनता है। क्रिएटिव क्रिएटिव मतलब रचनात्मक। रचनात्मक कैसे कि कोई भी काम कर रहा है, अगर थोड़ा गलत हुआ तो उसको दूसरी तरह से मोड़ने की कोशिश करेगा। और आज की बहुत जनरेशन में आज अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो उसे आगे कंपनी में कहीं भी जॉब करता है तो उसको बहुत ज्यादा वैल्यूअल दी जाती है। अब आप समझिए कि एक दो आदमी है, एक ही छेनी है, एक ही हथौड़ा है। एक छेनी हथौड़े से उसे तोड़ के सिर्फ पायदान बना सकता है। अगर वो कला का स्टूडेंट है तो उसी छेनी हथौड़े से उस पत्थर को मूर्त बना सकता बिल्कुल है। सही, बहुत सही तो कहा आपने, बहुत सही कहा। ये क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करता है। और सर तीसरा जी चीज होती है कला में जो विकास बढ़ोतरी देता है, वो है सुंदरता का ज्ञान करता है, जी सुंदरता का बोध कराता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अरस्तु ने भी कहा है कि सुंदरता क्या चीज, सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम। कोई चीज सत्य होना जरूरी है, साथ में वो कल्याणकारी भी होना चाहिए, और साथ में तभी वो सुंदर होती है। जैसे कि एक फूल है, गुलाब का फूल है जी या कमल का फूल है, वो सच है, सुंदर तो है, ये सच है और सुंदर है। और जो उसकी सुगंध है उसको देख के जो मन रिलैक्स करता है, वो उसकी जी उसकी बिल्कुल सर, आप भी सत्यम शिवम सुंदरम के मुझे साक्षात स्वरूप दिखते हैं। आप जो पेंटिंग बनाते हैं वो सत्य है, आप बहुत सुंदर बनाते हैं। और वो बिकती भी है तो थोड़ा पैसा वैसा भी आ जाता हो कभी कभी, तो वो कल्याणकारी है पैसा। नहीं सर, जब मेन उद्देश्य सर आपने किसी भी सर उससे मेन उद्देश्य यह होता है कि कला का कोई आदमी जब रुक के उसे देखता है, उससे जब रिलैक्स जी फील, जी। यही हमारे लिए उसकी तारीफ करता है, या उससे अपनी जो आजकल की भागम भाग वाली जिंदगी से उसे देख के रिलैक्स पा लेता है, वही हमारे लिए पैसा होता है जी। सर। और ऐसा कुछ हमने ये भी सुना है सर कि आप इस कला के साथ साथ पाक कला में भी बहुत माहिर हो और मटर की सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं। तो कब बुला रहे हैं हमें मटर खिलाने के लिए? सर जब भी आप आइए तब मैं बना के खिलाऊंगा सर आपको। ये आपके मित्र जगबीर सिंह राणा जी जो है आपकी सारी पोल खोल रहे हैं आज शो में। अच्छा अच्छा, जसवीर सर, हाँ ठीक है सर, मैं इनको इनको ही खिलानी है सर अब जाके मटर की सब्जी। जी, तो हमारे बीच डॉक्टर स्वर्ण रावत जी हैं सर, जो बहुत बड़े कलाकार हैं, रंगमंच के गुरु हैं। तो वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं स्वर्ण रावत सर। जी सर। क्योंकि आपने बच्चों के साथ स्कूल में ये सब साझा किया अपना अनुभव, लेकिन जब आप मुंबई गए, माया नगरी गए, वहाँ भी जो भी आपने अपने अनुभव समेटे हैं, और मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, श्रीनगर में एक वक्त में एक मोलाराम हुआ करते थे, उसके बारे में चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि किस तरह से जो मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने जो बुक वो की थी, और उसमें जो वो उनकी पेंटिंग जो है इंटरनेशनल लेवल पे, तो थोड़ा सा, क्योंकि आपका जो विधा है वो ये चित्रकारी वाली है, तो ऐसा सुनने में आता है कि उस चित्रकारी के अलावा वो, चाहे वो कांगड़ा का हो या फिर दूसरे मिनिएचर्स हों, वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दखलंदेज भी रहा है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें तो अच्छा लगेगा। सर वो सर मोला राम जी तो एक बहुत अच्छे पहाड़ के कलाकार हैं सर, जिन्होंने जी इनकी पेंटिंग बहुत ज्यादा सराही जाती है और बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, करते थे।
ये डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट एक जाने माने लेखक रहे हैं हमारे हाँ सर। उत्तराखंड के। बहुत सारे उन्होंने हाँ उपन्यास लिखे हैं और उन्होंने इस पे एक अभी हाल ही में किताब लिखी है। तो जो पूरा सिर्फ वो हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य नहीं बल्कि वो नेपाल के साथ एक उस तरह का एक चित्रकारी के साथ, एक कवि हृदय के साथ और एक राजनीतिक जो उथल-पुथल हुई है, उसको बखूबी उन्होंने जो है ना समेटा है उसमें। और अच्छा अभी सर। रिसेंटली वो पब्लिश हुई हैं। तो अगर आप अमेज़न वगैरह उसमें अगर जाएँगे, नेट में जाएँगे तो आप जैसे चित्रकार, हमारा तो ये बहुत सुखद अनुभव रहा है आपसे रूबरू होने का। तो आप अपना कुछ सुझाव एक चित्रकार की हैसियत से कि अगर हम आने वाले समय में जब ये कोरोना का जो दौर है ये थोड़ा-सा असामान्य हो जाए, तो अगर हम उसको आम लोगों तक पहुँचाएँ अपने प्रस्तुतिकरण के ज़रिए, मंचन के ज़रिए, तो उसमें एक चित्रकार की हैसियत से आप सुझाइएगा हमें और अगर मौका लगे तो पढ़िएगा आप। बिल्कुल सर, मैं किताब पढ़ूंगा सर। मैंने ज्यादा उनके बारे में पढ़ा भी नहीं है सर, पर मैंने वैसे जी, सुना है जी। कि वो यहाँ के पहाड़ के बहुत अच्छे कलाकार हैं। जी, जी। तो जी, जी। तो अभी इसके आपका बारे में मैं सहयोग आपका हम लेंगे इसमें और क्योंकि ऐसे लोगों की ऐसे जो कहीं न कहीं इस तरह की शख्सियत हैं जो इस विधा में पारंगत हैं आप जैसे लोग, तो हम चाहेंगे कि सर, आप भी सर उसका एक मैं हिस्सा बनें। ये बस इतना ही बोल सकता हूँ सर, मेरे को काम करने में कोई शर्म नहीं होती है। मैं कहीं भी बैठ के कोई भी काम कर सकता हूँ। और मतलब आर्ट से रिलेटिव करने में मुझे कोई भी काम, अगर कोई कहेगा कि यार यहाँ पे शौचालय के बाहर एक पेंटिंग बना दे और तुझे ये टाइम दिया जा रहा है, ये कलर जी, वगैरह दिए जा रहे हैं, सामान दिया जा रहा है, तो मैं उसमें भी करने में मुझे कोई एतराज नहीं होता। तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं सोचता कि क्या कहते हैं, अगर जहाँ भी कहीं भी उत्तराखंड में जी। कला को बढ़ावा देने के लिए, कला हुँ। शिक्षा जैसे मंच, को ये मंच में अगर कोई भी मेरा सहयोग करा जाएगा तो ये मेरे गौरव का विषय होगा सर, क्योंकि थैंक यू, मैं तो चाहता थैंक ही यू। हूँ। देखो सर, यही मेन उद्देश्य है कि जैसे इस रविशंकर हुँ। ने भी बोला कि हमें अपने जो सब्जेक्ट है, कला है ना, उससे प्यार करना चाहिए। हमें हमें उसको हम प्यार करेंगे, हम छोटा छोटा काम करेंगे, हम स्कूलों में काम, सभी टीचर काम करेंगे, जब दिखाएंगे, कहीं एग्जीबिशन लगाएंगे, तो अधिकारियों के पास क्यों नहीं जाएगी बात कि भाई ये काम क्यों क्यों कहते हैं वो ये टीचर इतना सारा काम करते हैं और बच्चे इतना अच्छा काम करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं आगे भी बढ़ावा दिया जाए, इनको 10वीं में 12वीं में भी सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा करा जाए। तो मेन मेरा मुझे लगता है थोड़ा सा, अब मैं सारा सरकार को ही कैसे बोल सकता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं हम टीचर लोग का भी एक होना चाहिए कि हम अपने सब्जेक्ट से प्यार करें। और जैसे कि टीचर स्कूल में है, बहुत सारे टीचर हैं अपना काम करते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चों के साथ आप काम करो और काम करने में कोई शर्म ना करो। और जब आप एक काम, चाहे एक लाइन खींचोगे स्कूल में बच्चों के सामने, जब बिल्कुल अगले दिन वो बिल्कुल काम सर। करोगे तो दूसरी लाइन उससे पहली लाइन से अच्छी बनेगी। तो अच्छी होगी सर, काम काम बिल्कुल को लोग। सिखाता है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि मैं आज भी मेरे मेरे को लगता है कि आज कल की पेंटिंग और अच्छी बनेगी, शायद मेरा कुछ और सीखने को मिलेगा। और कई बार बच्चों से टेक्सचर वगैरह सीखने को मिल जाते हैं, कुछ ऐसी फॉर्म सीखने को मिल जाते हैं। तो हम स्कूल में बच्चों के साथ काम करेंगे तो बच्चे भी काम करेंगे। मेन बच्चे जब काम करेंगे बिल्कुल तो आप क्या कहोगे कि यार इतना अच्छा काम किया है, कहीं इसे मैं दिखाऊं, कहीं एग्जीबिशन करूं, कहीं इसे पार्टिसिपेट कराऊं। जब वो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, एग्जीबिशन करेगा, कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों को, हमारे जो हमसे बड़े लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार बच्चे का कहीं ना कहीं उत्थान हो उस चीज में, तो उस पर ये फिर चर्चा जरूर होंगी सर, बिल्कुल होंगी, ये मैं मानता हूँ। इसमें एकदम सही। जी मेरा जी, ये बिल्कुल मानना सही है कहा सर। संजय सर आपने। और योगिता पंत जी कह रहे हैं, आर्ट इज नॉट व्हाट यू सी बट व्हाट यू मेक अदर्स सी। आर्ट इज लाइफ। बिल्कुल योगिता जी, आप बहुत सही बात कर रही हैं, धन्यवाद आपका इन टिप्पणियों के लिए। और सुभाष इस्टेवाल जी कह रहे हैं कि नमस्कार आपको और बहुत अच्छा आपने काम किया है। और रविशंकर जी कह रहे हैं कि मौला राम जो है गढ़वाली शैली के जनक रहे हैं। गीता उप्रेती जी कह रही हैं उत्तम विचार हैं। और राहुल सैनी जी कह रहे हैं कि संजय भाई बच्चे कलासर ही बुलाते हैं आपको, कह के आपका नाम से नहीं बुलाते, कलासर कहते हैं आपको। और आचार्य कृष्ण नौटियाल जी कह रहे हैं सही कहा आपने। और लक्ष्मी पाल जी कह रहे हैं कि आपके विचार बहुत सुंदर हैं। जावेद इकबाल जी आपसे सहमत हैं कश्मीर से। और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आचार्य कृष्ण नौटियाल जी कह रहे हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन।
बिल्कुल बिल्कुल सर नोटियाल सर, आप तो संस्कृत और ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं। हमारे शो में आप आए थे, हमें याद है। मतलब आप मुझे पशु बता रहे हैं भाई साहब, क्योंकि मेरे को ना साहित्य है ना मतलब आप सीधा सीधा मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम कौन आपको बनाने वाले होते हैं। आपको तो ऊपर वाले ने जो बना दिया, उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। तो खैर बिल्कुल संजय सर, हम भी आप ही के जैसे हैं भगवान जी, और मैं भी बिल्कुल शर्माते नहीं हैं हम किसी भी कला के काम में। देखें, हम पूरी बेशर्मी से टीचर शो चला रहे हैं, 164 एपिसोड हमने पूरे कर दिए हैं, और आगे भी इसी बेशर्मी के साथ हर बृहस्पतिवार को हम रूबरू होंगे। अभी थोड़ा अब ठंड कम हो गई है, गर्मी बढ़ी है, तो हम अगले हफ्ते से 7 बजे आएंगे शो में, क्योंकि अभी अच्छा पिछली बार ठंड ज़्यादा थी तो हमने अंधेरा जल्दी हो जाता, तो 6:30 किया था। तो आज हम थोड़ा कुछ और बहुत सारे एक्टिविटीज़ थी, आज स्वर्ण रावत सर हमारे साथ थे दिन भर, तो उस वजह से हम थोड़ा लेट भी हुए, तो उसके लिए दर्शकों से एक बार फिर से माफ़ी चाहते हैं। और आप हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा। सामान्यतः हम 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं सो, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट लगभग हो चुका है, और आपके फैंस इतने ज़्यादा हैं कि लगातार लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, और बिल्कुल खाली नहीं बैठने दे रहे हैं मुझे। स्क्रीन पर आप लगातार देखिए, और लगातार सवाल भेज रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को जो आज इस शो में जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि आपसे पहले के 163 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर आप सबके लिए उपलब्ध हैं। तो हमारा हर एपिसोड एक किताब के बराबर है, एक अच्छी किताब के बराबर है। इतना ज्ञान हमारे हर एपिसोड में हमारे विद्वान साथियों ने बरसाया है, उड़ेला है हम सब के लिए। तो आप हमारे पुराने एपिसोड विविधा पर जाकर देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उन एपिसोड्स का आनंद लीजिए। आज का एपिसोड भी 1 घंटे बाद उस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका बहुगुणा सर, और हमारे आज के जो गेस्ट हैं संजय सर, बहुत सर आनंद आप आया, और लोग कला के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा आज। जी, कुछ रह गया हो सर बताना, आप जो आपको लग रहा हो तो नहीं बताइए, फिर हम नहीं नहीं सर, अनुमति बहुत लेते हैं। सर आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे ये मंच पे साझा करने का मौका दिया, और सर अपनी बात रखने को मैं लगता भी नहीं हूँ कि शायद जितना कि और अच्छा बोल सके। रवि भाई हमारे बहुत अच्छा बोल देते हैं, तो उसके लिए अगर जो कुछ हो गया रहा हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सर, और थैंक यू सर सर। सर कलाकार की कला बोलती है, कलाकार जुबान से नहीं बोलता। अच्छे कलाकार की पहचान है उसकी कला बोलती है। सही कह रहे हैं। सर सर बिल्कुल सर, हो सकता है सर। और बाकी आप लोग इतने अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कभी भी कहीं भी मेरे को मेरे लायक अगर कुछ भी हो तो आप बेझिझक बोल सकते हैं सर, और मैं जी, आपके साथ कला के दो लिए आधी रात में भी खड़ा मिलूंगा। दो काम तो आज मुफ्त के आपको मिल चुके हैं सर। एक बहुगुणा जी ने दिया है आपको द टीचर शो का अच्छा पोस्टर बनाने का, अच्छा अच्छा, और बिल्कुल दूसरा सर जो मैं है उन्होंने दिया है आपको, प्रभात उप्रेती जी ने उनकी किताब का मुख पृष्ठ आपको डिजाइन करना है, ठीक है सर। और तीसरा जो है मौलाराम के बारे में स्वर्ण रावत सर ने दिया है। 3 काम तो आप आज आपको मिल गए हैं। सर 2 काम तो मैं बहुत अच्छे से करूंगा, और पूरा कोशिश करूंगा, और मोला राम वाली किताब का मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा सर, थोड़ा सा पढ़ने के जी, तो मामले में ये मैंने पहले से ही बताया था शुरू में ही। मोहन चौहान जी कह रहे हैं कि स्वर्ण रावत जी नमस्कार। हरिसुमन जी की पुस्तक 32 राग गाओ मौला बेहतरीन पुस्तक है, और इन दिनों से पढ़ते हुए मौला राम जी के व्यक्तित्व और कला के विविध पहलुओं को समझने का रोचक अनुभव हो रहा है। तो मोहन चौहान जी संभवतः उस किताब को आजकल पढ़ रहे हैं, ऐसा उनके टिप्पणी से मुझे समझ में आ रहा है। और अ, धर्मवीर नेगी जी कह रहे बहुत सुंदर है, इस शो को होस्ट करने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं बहुगुणा जी आपको बहुत बहुत। और वंदना चौहान मैम कह रही हैं कि प्रजापति पॉटर्स, ये आज का सवाल का जवाब संभवतः उन्होंने दिया है। और योगिता भट्ट जी कह रही हैं, योगिता पंत जी कह रही हैं कि सबका आभार बहुत बहुत। और आज एक एक पिछले हफ्ते में एक और प्रगति ये हुई है सर, कि कश्मीर में 4G जो है शुरू हो गया है, जम्मू कश्मीर में। बहुत बढ़िया। तो ये हरिलाल जी को बधाई। खुशखबरी है, और कश्मीर के हमारे दर्शक अब हमसे धीरे धीरे और ज्यादा और मात्रा जुड़ में जाएंगे। जुड़ेंगे। जैसे आज जावेद इकबाल वाणी जो हमारे कश्मीर के साथी हैं, वो बहुत दिनों बाद आए हैं और कह रहे हैं कि डीएन सर आई यूज टू वॉच द मिस्ड एपिसोड। तो अब वो देखेंगे यूट्यूब में, क्योंकि बीच में नेटवर्क की बाधा से वो शायद नहीं देख पा रहे होंगे। तो कश्मीर के लोगों को शुभकामनाएं, 4G का बेहतर इस्तेमाल हो वहाँ पर, ज्ञान के चक्षु और खुलें। और इसी के साथ में ये विनय रावत जी कह रहे हैं कि आपसे एक निवेदन है, आप पुनः पुराने गेटअप यानी कि मूंछों में आए। तो
अभी फसल काटी है सर, नई फसल उगने में वक्त लगता है। और कहा है नहीं था, एक शायर ने कहा है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। अरे वाह सर, बहुत अच्छे। तो वक्त लगेगा सर, वो फसल फिर कभी न कभी उगेगी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल सैनी जी कह रहे हैं इस शो को बनाने का विचार बहुत अद्भुत है, और मेजबानों का आभार। आपका आभार सर, आपकी वजह से हम इस शो को बना पाए हैं, बढ़ा रहे हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। ये इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं पढ़ता रहूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी। सर ये आपका शो है जिसकी वजह से क्या कहते हैं सब लोग जुड़े और क्या कहते हैं कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छे सुझाव भी आएंगे आगे। मैं इस किताब को भी पढ़ने की कोशिश करूंगा सर। और 2 काम तो जी, आपने जी। जो बोले हैं वो मैं मतलब पूरा अपना 100% दूंगा उसमें। आपके लिए चिंता ना करें, निश्चित जी रहें। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष इस्टवाल का भी एक कमेंट आपके लिए आया है। तो मैं मित्रों इस कमेंट के साथ, इस अंतिम टिप्पणी के साथ आपसे अनुमति चाहूंगा कि द टीचर शो पूरे देश के ही नहीं, विदेशों के भी सरकारी और असरकारी शिक्षकों का एकमात्र शो है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरी दुनिया में जिसके चर्चे हैं। और हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारे बीच ऐसे कलाकार हैं, संजय जी जैसे, और इससे पहले जो हमारे 163 एपिसोड्स में शिक्षक साथी आए, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और अगले बृहस्पतिवार को ठीक 7 बजे हम एक नए कलाकार से, एक नए शिक्षक से और एक नए व्यक्तित्व से आपका परिचय कराएंगे। ठीक 7 बजे मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।